अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके डीएलएड बीटीसी तृतीय सेमेस्टर गणित। जी हाँ दोस्तों, आज हम पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके पेपर में बहुविकल्पीय क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं और 6 नंबर दोस्तों आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न के आते हैं। तो मतलब टोटल होते हैं आपके 11 नंबर और आपका पेपर दोस्तों होता है 25 अंक। और 25 में दोस्तों 25 आप कैसे नंबर ला सकते हैं, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। देखिए दोस्तों, हर बार आप लोग पेपर में हर क्वेश्चन को रट्टा मार कर जाते हैं, जो कि काफी गलत है। तो आप लोग आज से रटना छोड़िए, समझना शुरू करिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में क्या आ सकता है, इसको देखते हैं। पहला सिंपल सा प्रश्न, अनुपात का चिन्ह क्या होता है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आ सकता है। तो आप लोग सिंपल से बता सकते हैं। ये देखिए, पहला जो चिन्ह है ये समानुपात का है, दूसरा ये आपका अनुपात का, तीसरा बराबर का, चौथा क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? आपका बी विकल्प, ये है आपका अनुपात का चिन्ह। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग तैयार रहिए। पहला, और दोस्तों आप लोग हर क्वेश्चन के साथ अपने आप को अंक दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए, होता क्या है, पेपर में आप लोग अपने दोस्तों के भरोसे चले जाते हैं कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन वो बता देंगे। गलतियां होती हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग पूरी तरीके से हम बता रहे हैं आपके लिए। अति लघुत्तरी की अलग वीडियो आपको देखने को मिलेगी और लघुत्तरी की अलग वीडियो है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको अपना पूरा सिलेबस पता चलेगा और डेफिनेटली दोस्तों आप लोग 11 नंबर पेपर में करके आएंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन लघुत्तरी के भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या रहा आपका कि समानुपात का चिन्ह क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था समानुपात का चिन्ह आपका ये वाला विकल्प होता है। याद रखेंगे दोस्तों, एक एक, ठीक है, ऐसे समानुपात का चिन्ह होता है। ऐसे क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं आपको दोस्तों? ये देखिए, कभी कभी ऐसे लिखा रहता है 2:3 समानुपात 4:5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो हम बता दे रहे हैं। तो समानुपात का चिन्ह दोस्तों आपका ये होता है, बस ये आपको इतना याद रखना है और कुछ नहीं। उसके बाद दोस्तों ये आपका अनुपात का चिन्ह है समेशन का, और ये थीटा है। ठीक है ना, आपने एंगल कोर्स में पढ़ा होगा, थीटा बराबर ये सब। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात अगर 2:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों वृत्त की त्रिज्या क्या होता है आपका R1, एक R2 ले लेते हैं। दो दोस्तों वृत्त की त्रिज्या है R1 और R2, क्या दिया गया दोस्तों? 2:5। ठीक है, R1 2 मान लेते हैं, R2 5 हो गया। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका सिंपल था पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों सिंपल था, हो जाएगा दो वृत्त है, पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा आपका पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई दोस्तों आपका कट जाएगा, जो आपका अनुपात आ जाएगा R1 स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर। R1 की जगह दोस्तों हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, R2 की जगह हम 5 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 दूनी 4, 5 25, 4:25, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए विकल्प में देखते हैं 4:25 दिया गया है या नहीं। तो दोस्तों इसको कट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा विकल्प नंबर 1 है, ये देखिए 4:25 दे रखा है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:25 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा आपका 4:25। तो दोस्तों देखते हैं हम आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 5:8 या 11:4 में कौन सा अनुपात बड़ा है? ठीक है, इस क्वेश्चन को दोस्तों करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। सिंपल सा तरीका हम बताते हैं। बोला गया है 5/8 और दोस्तों 11/4। अब बताना है आपको दोस्तों कौन सी अनुपात बड़ा है। तो दोस्तों देखने में आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, 11/4। लेकिन दोस्तों आप कैसे इसको कर सकते हैं? देखिए, सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों, आप दोनों में 100 से गुणा कर दीजिए, दोनों अनुपात में। ठीक है, भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 गुणे 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 275 आ गया दोस्तों। यहाँ गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 10, 4 पंजे 20। ठीक है, ये हो गया 25 पंजे 125 और बटे 2। भाग करेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब दोस्तों आप ये बताना है आपको कि 62.5 बड़ा है कि 275 बड़ा है। आप ये बताइए क्या बड़ा है? आप कहेंगे 275 बड़ा है, तो बस यही आपका सही आंसर। 275 कहाँ से आया? हमें 11:4 से आया। ठीक है, आप विकल्प नंबर बी के साथ जाएंगे, ये बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा दोस्तों, यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे ना, जैसे 5:8 या 11:4, चाहे तो दोस्तों आप इसको 10 से गुणा करके देख सकते हैं, चाहे तो 100 से गुणा कर सकते हैं, चाहे तो 1000 से करते दोस्तों। तो पता है क्या होता है फायदा में? 1000 से करते तो ये संख्या आपकी दशमलव वाली ना आती,
बस ये सब चीजें होती दोस्तों। लेकिन जब भी आप दोस्तों गुणा करेंगे तो दोनों में सेम संख्या से करेंगे। जैसे दोस्तों इसमें हमने 100 से किया तो यहाँ पर भी हमने 100 से किया। ऐसा मत करिएगा आप एक में 10 से एक में 100 से करें, तो ये आपका सवाल गलत हो सकता है। तो ये आसान सा तरीका आपको अपनाना है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न क्या रहा आपका, कि अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा आपका नीचे की ओर। आप इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा नीचे की ओर होती है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि प्रतिलोमानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, इसमें सही आंसर होगा आपका नीचे से ऊपर की ओर। इसको याद कर लेना आपको, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो गलती आपसे ना हो बिल्कुल भी। तो सही आंसर क्या आपका इसमें नीचे से ऊपर की ओर। अभी दोस्तों हमने देखा था इससे पहले क्वेश्चन में कि अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है, तो उसका आंसर था नीचे की ओर। ठीक है, इसमें नीचे से ऊपर की ओर। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 7वां प्रश्न हमारा क्या रहा है, कि ए एक काम का 1/4 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वह पूरा काम समाप्त करेगा। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक क्वेश्चन इस तरह समझिए। अगर आप कोई किसी काम को, ठीक है दोस्तों, किसी काम को अगर आप एक दिन में आधा काम समाप्त करते हैं, अगर आप एक दिन में दोस्तों कितना काम समाप्त कर रहे हैं, आधा, तो दोस्तों उसका पूरा काम आप कितने दिन में समाप्त करेंगे, जरा ये बताइए। एक दिन में आधा काम हो रहा है, तो दोस्तों 2 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए ना, समझ गए इस बात को। तो दोस्तों इसी प्रश्न में बोला गया कि एक किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। 1/4 भाग दोस्तों वो 5 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो वह पूरा काम समाप्त कितने दिन में कर लेगा दोस्तों, सिंपल सा आप लोग समझ गए होंगे। 4 का गुणा 5 से कर देंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 4 गुणे 5, तो हमारा आंसर आएगा 20 दिन। ठीक है, तो 7वां का आंसर हो जाएगा हमारा 20 दिन। तो ये क्वेश्चन का दोस्तों लॉजिक था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, आपको अभी से तैयार रहना है। विकल्प नंबर 20 का राइट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना, अगर आप किसी काम को, किसी भी काम के आधे भाग को अगर एक दिन में करते हैं तो पूरा भाग 2 दिन में हो जाएगा। समझ गए। तो दोस्तों इसी तरह इसमें बोला गया कि अगर कोई एक आदमी है, जो भी नाम रख सकते हैं, 1/4 काम 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो 5 का गुणा 4 से कर देंगे, 5 चौके 20, 20 दिन। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि एक आदमी एक काम को 9 दिन में करता है, तो 2 दिन काम करने के पश्चात शेष काम बचेगा, आपको दोस्तों ये बताना है। देखिए, अगर एक आदमी एक काम को 9 दिन में करता है, ये बात समझिए पहले। कोई काम है उसको 9 दिन में कर रहा है, अगर आपसे पूछे कि वो एक दिन में काम कितना करेगा। ठीक है, किसी काम को वो 9 दिन में करता है। देखिए याद रखिएगा, टाइम एंड वर्क हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर कोई आदमी एक काम को 9 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, बताइए आप लोग। एक दिन में दोस्तों वो काम करेगा 1/9, इतना भाग एक दिन वो काम कर लेगा। तो दोस्तों 2 दिन काम करने के पश्चात, 2 दिन काम कर लिया ना, तो एक दिन में 1/9 भाग कर रहा है। दोस्तों हम बोले आपसे 2 दिन में कितना काम करेगा वो। देखिए सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आपके बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन है। तो दोस्तों 2 दिन में 2/9 भाग करेगा। तो फिर बोला गया दोस्तों इतने 2 दिन काम करने के पश्चात कितना उसका शेष काम बचेगा। टोटल दोस्तों आपका है 9 भाग। ठीक है, अगर आप पूछे कि 9 दिन वो काम करेगा तो 9/9 हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन काम करेगा तो 3/9 हो जाएगा, पर 4 दिन करेगा तो इतना भाग। तो दोस्तों टोटल में से 9/9 में से 2/9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों आपका। देखिए यहाँ पर हर दोनों में समान है ना 9, तो 9 में से 2 घटाना है, 9 - 2, तो आपका बचा 7/9। बस ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं है तो अभी हम आपको अच्छे से समझाते हैं, परेशान आपको नहीं होना है। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, कि कोई एक आदमी है, एक काम को 9 दिन में करता है। आप एक तरह इस तरह समझिए कि अगर आप कोई काम को, किसी भी काम को 1 हफ्ते में करते हैं, ठीक है, 1 हफ्ते में आपने काम को किया, या मतलब आपने किसी काम को 7 दिन में कर लिया। ठीक है, 1 हफ्ते या 7 दिन। ठीक है, 7 दिन में अगर आप कोई काम करते हैं, तो आप उसी काम को एक दिन में कितना करेंगे, 1/7 भाग। इतना ही भाग तो एक दिन में आप कर पाएंगे, है ना। 2 दिन में कितना भाग कर पाएंगे उसी का, 2/7 भाग। 3 दिन में 3/7। टोटल दोस्तों आपका काम होगा 7/7। तो दोस्तों बोला गया कि अगर हम बोले कि आप 2 दिन काम करके काम करना छोड़ देते हैं, कहते हैं अब हम नहीं करेंगे, तो दोस्तों 2 दिन जो हमने काम कर लिया उसको घटा लेते हैं 7/7 भाग में से, तो कितना बचा 5/7। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपका पेपर में ये वाला क्वेश्चन बना था। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न।
तो दोस्तों नवा क्वेश्चन क्या है, 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात होगा। 80 पैसे और 4 रुपए। दोस्तों या तो इसको भी रुपए में हम बदल लें या तो 4 रुपए को हम पैसे में बदल लें, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है। आपको पता होगा 1 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, सभी बच्चों को पता है 1 रुपए बराबर 100 पैसे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 4 रुपए का अनुपात। तो दोस्तों 4 रुपए बराबर क्या हो जाएगा जरा बताइए आप लोग। तो आप लोग कहेंगे 4 गुणे 100 कर दे, तो 400 पैसे आ जाएंगे। लेकिन हम बिल्कुल बेसिक समझा रहे हैं कि अगर आपको बिल्कुल नहीं आता होगा तो भी आप समझ लीजिए, जिन बच्चों को आता है वो तो अच्छी बात है। 4 रुपए में 400 पैसे। अब देखिए दोस्तों दोनों पैसे पैसे में बन चुका है। 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात, ठीक है। 80 मतलब सिंपल था, 80 बटे 400 कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 एक का 8, 8 पंजे 40, मतलब आ गया आपका 1/5। अब दोस्तों देखते हैं क्या इस विकल्प में 1/5 दिया गया है, या 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सिंपल था 1:5, ठीक है। नहीं तो आप लोग कहेंगे यार यहाँ तो अनुपात में दिया गया, हमारा बटे में आ रहा आंसर। तो दोस्तों इसका बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है, इसको टिक करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 10वां क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों ये आपका मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर में। तो या तो हम दोनों को किलोमीटर में बना ले या दोनों को हम मीटर में बना ले। आपको दोस्तों एक बात पता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। सभी बच्चों को पता है, लिखेंगे अच्छा से। लेकिन दोस्तों जब ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी में अगर तो ऐसे करना है, बहुविकल्पी में तो आपको सिंपल टिक करना होता है, लेकिन आप समझ लीजिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 1000 से कर देंगे, तो ये दोस्तों आ जाएगा आपका मीटर में, मतलब 5 गुणे 1000 बराबर हो जाएगा, सबको पता है कि 5000 मीटर, ठीक है। अब दोस्तों 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों जब हम किसी का अनुपात तब निकाल सकते हैं जब दोनों सेम में हो। जैसे ये मीटर में हो गया और अब ये भी मीटर में, तो अब इसको हम निकाल सकते हैं। मतलब क्या करना है, 500 बटे 5000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दाम 50, आ गया आपका दोस्तों 1/10। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको यहाँ हम लिख सकते हैं 1:10, ठीक है। ये आपका रहा उत्तर। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा इसमें, 1:10, विकल्प नंबर सी, ये आपका सही आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि किसी थैले में 50 रुपए, 20 रुपए तथा 5 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 4:5:6 है। यदि इस थैले में कुल 3300 रुपए हो तो उसमें 50, 20 तथा 5 रुपए की नोटों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा तो पेपर में आपके 2 अंकों का आएगा, या अति लघु उत्तरी या बहुविकल्पी में भी आ सकता है। तो दोस्तों देखिए पहले नोटों की संख्या का अनुपात हमें दिया गया है 4:5:6, ठीक है। दोस्तों कुल कितने नोट है हमारे, मतलब थैले में कुल कितने रुपए हमारे, सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों 3300 रुपए है आपके टोटल रुपए। और दोस्तों अगर हम सबसे पहले अगर हम 50 रुपए नोटों की संख्या हमें निकालनी, 50 रुपए की नोटों की संख्या, तो कैसे होगा, नीचे जो अनुपात का होगा दोस्तों से गुणा होगा, सीधे 50 का गुणा 4 से होगा। 20 का अनुपात दोस्तों में दिया गया यहाँ पर 5, 20 गुणे 5, प्लस का दोस्तों 5 के गुणे 6 से होगा, इंटू में दोस्तों हम करेंगे पहले 4। तो दोस्तों 50 रुपए की नोटों की संख्या ऐसे निकल जाएगी। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 3300 बटे में कितना होगा, 50 चौके 200, 20 पंजे 100, 300 हो गया, 6 पंजे 30, ठीक है दोस्तों 100, 200, 330, ठीक है, अपॉन में 330 आ जाएगा, और गुणे में दोस्तों यहाँ पर कितना है आपका 4। दोस्तों क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 10 बार जाएगा, 10 गुणे 4 40। तो दोस्तों हमें पता चल चुका है कि आपके जो 50 रुपए की नोटों की संख्या वो 40 होगा। तो दोस्तों एक बात ये कंफर्म हो गया कि जो आपका राइट आंसर होगा या विकल्प 1 में होगा या तो विकल्प 2 में होगा। अब दोस्तों जरा हम 20 रुपए की नोटों की संख्या निकाल लेते हैं तो हमें आंसर क्लियर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों टोटल पैसा लिख लेते हैं 3300 रुपए। 20 रुपए के लिए दोस्तों हमारा अनुपात क्या रहेगा आपका, ये देखिए यहाँ पर 5 लिखा है ना, 20 का है, तो गुणे में यहाँ 5 हो जाएगा, और पान में दोस्तों आपका यही आएगा जो यहाँ पर लिखा 50 गुणे 4 ये सब। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आई थी आपके 330 रुपए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 10 बार जाएगा पहाड़ आपका, 10 गुणे 5 बराबर होगा आपका 50, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इसमें 40 के बाद 50 दिया गया है, इसमें 60 दिया है, तो ये तो आंसर सही हो नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर है हमारा विकल्प नंबर ए है। चाहे इसको क्रॉस चेक और कर सकते हैं। अगर हम 5 रुपए के नोटों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सिंपल था 3300 टोटल नोटों जो रुपए दिया गया गुणे 5, गुणे में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ जरा देखें लास्ट में हमारा 6 दिया गया ना अनुपात,
गुणे में दोस्तों 6 कर देंगे, बटे में आपका आ जाएगा 330। एक जीरो से जीरो कट गया, 10 बार आपका ये पहाड़ आ जाएगा, 10 गुणे 6 हो जाएगा आपका 60। ठीक है, ये आ गया 60 आंसर। तो विकल्प में दोस्तों देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए 40, 50 और 60 ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके अनुपात समानुपात से आ सकते हैं, ध्यान में रखना है। इससे कठिन दोस्तों क्वेश्चन नहीं बनेगा बीटीसी लेवल पर। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 3 और 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपका तृतीय अनुपाती x है, तो कैसे होगा दोस्तों, 3:12 लिख सकते हैं, फिर समानुपात का चिन्ह लगेगा, फिर यहाँ आ जाएगा 12:x। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि बाहर का गुणा बाहर से होगा, अंदर का गुणा अंदर से होगा। 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, जो भी होगा दोस्तों इंटू 3 इंटू एक्स आपका 12 गुणे 12 144 बराबर 3x। ठीक है दोस्तों, तो आपके x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144/3। 3 चौके 12, 2 4 3 नोटे 24। तो दोस्तों हमारी x का मान आ जाएगा यहाँ से 48। ये दोस्तों आपका तृतीय अनुपाती हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है कि आप एक भी प्रश्न गलत ना कर पाए पेपर में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, तो आपका तृतीय अनुपाती 48 आ गया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों चलिए पहले से पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को टिक तो कर लेना, जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि आप लोग विकल्प को टिक करना ही भूल जाए, खाली हो जाए कि हमारा आंसर आ चुका है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 3, 12, 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो दोस्तों मान लेते चतुर्थानुपाती आपका क्या है, ऐसे क्वेश्चन है तुरंत ही आप लोग मान लीजिए चतुर्थानुपाती आपका x है। ठीक है, क्या हो जाएगा 3:12। देखिए बीच में समानुपात का चिन्ह आएगा 15:x, बस हो गया आपका क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमने आपको बता रखा है कि बाहर का गुणा बाहर से, अंदर का गुणा अंदर से। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों 3 गुणे आपका हो जाएगा, यहाँ गुणे के चिन्ह में दोस्तों डॉट लगा देते नहीं तो कंफ्यूजन होगी, x बराबर 12 गुणे 15। ये डॉट का मतलब दोस्तों क्या होता है, आपका गुणा का चिन्ह होता है, सभी बच्चों को पता होगा। तो x बराबर हो जाएगा 12 डॉट 15/3। 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15, 5 गुणे 12, 12 पंजे 60। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 60। तो चलिए विकल्प नंबर कौन सा सही आपका है, विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसको टिक करेंगे और आप लोग पूरे अंक पा जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, 16 और 49 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए दोस्तों आपको क्या निकालना है, मध्यानुपाती। तो मान लेते हैं मध्यानुपाती आपका क्या होगा दोस्तों, ये x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16:x, फिर समानुपात का चिन्ह, फिर दोस्तों x:49। क्योंकि हमने मध्यानुपाती निकालना है इन दोनों के बीच का ना, तो बस बाहर का गुणा बाहर से, अंदर का गुणा अंदर से, बस हो गया क्वेश्चन दोस्तों। क्या हो जाएगा x गुणे x कितना हो जाएगा दोस्तों, x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 16 गुणे में आपका 49। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका √16 गुणे 49। देखिए सबसे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये रहेगा, आप लोग कभी भी 16 और 49 का गुणा मत करिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, 16 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4, और 49 अंडर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 7। तो x बराबर 7 गुणे 4 हो जाएगा आपका 28। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, 16 और 49 को गुणा कर देते, फिर क्वेश्चन को और कठिन बना देते, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें विकल्प ने कोई में 28 दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर बी आपका 28 आंसर दिया गया है, ये आपका सही उत्तर होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 35 रुपए को 3:4 में विभाजित करना है। तो सबसे पहले हमें अनुपात क्या दिया गया इसको देखते हैं। आपका अनुपात लिखा है, देखिए लिख लीजिए थोड़ा बहुत कि आपको ध्यान में अनुपात दिया गया दोस्तों आपका 3:4। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों आप लोग को क्या करना है कि 35 रुपए को इस अनुपात में विभाजित करना है। तो आपका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग में, या जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। प्रथम भाग हो जाएगा दोस्तों, दोनों को जोड़ने पर आपका मिला 7। ठीक है, बोला क्या गया है कि 35 रुपए को 3:4 में विभाजित करना है। या तो आप दोस्तों ऐसे कर सकते हैं, इसको 3x और 4x में मान लीजिए, क्या हो जाएगा 3x + 4x बराबर आपका 35 दे रखा है। आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों जोड़ लेंगे 7x हो जाएगा बराबर 35। x बराबर दोस्तों आ जाओ आपका हो जाएगा 35/7, 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो दोस्तों आपके x वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर दो भागों में विभाजित करना था, मतलब ये मानना था आपको, माना पहला भाग 3x है, दूसरा भाग 4x है। तो बस, तो पहला भाग दोस्तों ऐसे कैसे निकाल लेंगे आप लोग, पहला भाग। ठीक है,
वैसे आप लोग दोस्तों लिख लेंगे आपका दूसरा भाग भी। तो दूसरा भाग में क्या हो जाएगा इसको देखते हैं। पहला भाग दोस्तों हमने माना था 3x है, दूसरा आपका हो जाएगा 4x। दोस्तों x की वैल्यू हमने अभी निकाल लिया। ऊपर देखिए यहाँ पर क्या आया था, 5 आया था ना, तो 3 × 5 ये हो जाएगा आपका 4 × 5। जोड़ देंगे, 5 या 15, 4×5 = 20। दोस्तों दोनों रुपए में, तो रुपए का चिन्ह आगे बना लीजिएगा, तो आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कितना है दोस्तों हमारा आंसर, 15 और 20। तो किसी विकल्प में दोस्तों देखिए 15 और 20 का दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर डी 15 और 20 यही आपका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों ये वाला जो हमने तरीका पहले अपना रहे थे कि मान लेते दोनों का अनुपातिक योग हमारा 7 आ रहा था, तो प्रथम भाग दोस्तों आपका क्या हो जाता, सिंपल था। आप लोग क्या करते दोस्तों, प्रथम भाग निकालने के लिए 3 × 35/7, 7×5 = 35, 5×1 = 15 आ जाता। और दूसरा भाग दोस्तों ऐसे हम लोग निकाल लेते, दूसरा भाग ये कैसे आ जाता आपका, 4×35/7, 7×5 = 35, 4×5 = 4×5 = 20 रुपए। तो ये दोस्तों दो तरीके हो सकते हैं, आपको जो भी तरीका पसंद है कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 27 की पावर 2/3 का मान होगा। ठीक है, क्या लिखा है, 27 की घात 2/3। 27 की घात 2/3 कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों 27 को हम पहले क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 × 3 = 9 ऐसे लिख सकते हैं ना। आप लोग देखिए जरा, 3 × 3 = 9, 3 × 27। तो दोस्तों 27 का मतलब हो गया हमारा 3 की घात 3, और पूरी घात दोस्तों आपकी दे रखी 2/3। तो दोस्तों जो घातें हैं ना आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात 3 गुणे आपका 2/3। ये 3 से ये 3 कट गया। अब बचा दोस्तों आपका कितना, 3 की घात 2, और 3 की घात दोस्तों 2 का मतलब 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 9। अब दोस्तों देखते हैं विकल्प में कहीं पर 9 आंसर दिया है। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर डी 9 दे रखा है। तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, और आप लोग इसको टिक करके एक अंक पा सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि 4 की घात 0, 4 की घात 1 गुणे 4 की घात 2 का मान है आपका। ठीक है, कैसे करेंगे। एक चीज पहले दोस्तों आप इसको समझिए, 4 की घात 0 इसका मान हमेशा 1 आएगा। चाहे दोस्तों किसी भी संख्या का घात 0 लिखा है उसका मान 1 होगा। 100 की घात 0 वैल्यू 1 आएगी, 1 की घात 0 मान इसका 1 आएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए, तो बस ये क्वेश्चन हो गया। लिखा 4 की घात 0 गुणे 4 की घात 1 गुणे 4 की घात 2। 4 की घात 0 का मतलब दोस्तों हमने निकाल लिया 1 होगा, 4 की घात 1 का मतलब 4 हो गया, 4 की घात 2 4 स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, 16 गुणे 4 कर देंगे दोस्तों, 16 चौके 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं विकल्प में कौन सा दिया गया है, 64, विकल्प नंबर सी ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 9 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/2 का मान है। देखिए दोस्तों किसी की भी पावर 1/2 है तो उसका मतलब सीधा तौर पर हम कह सकते हैं कि 9 का अंडर रूट लिखा है गुणे 4 का अंडर रूट लिखा है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 का अंडर रूट 3 गुणे 4 का अंडर रूट 2, 3 दूनी 6। आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। लेकिन क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिया गया है दोस्तों, तो इसको भी समझ लेते हैं। 9 की पावर 1/2 लिखा था, ठीक है, और दोस्तों गुणे में क्या लिखा था, 4 की घात 1/2। जैसे क्वेश्चन वैसे हम सॉल्व करके अब देखेंगे। दोस्तों हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, और पूरी घात आपका 1/2 दिया गया है। गुणे में 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4, और पूरी घात 1/2। अभी दोस्तों हमने क्या बोला था, अब गुणा कर लेते जो घाते हैं, 3 की घात 2 गुणे 1/2, बीच में गुणा का चिन्ह दोस्तों, 2 की घात 2 गुणे 1/2। ये 2 से दोस्तों 2 कट गए, यहाँ पर भी 2 से 2 कट गए, बचा कितना, 3 की घात 1 गुणे 2 की घात 1, या 3 गुणे 2 दोस्तों, सिंपली 3 दूनी 6। तो दोस्तों जो भी तरीका आपको पसंद है वो तरीका आप अपना सकते हैं। तो ठीक है, मेन आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे इस प्रश्न का हल हुआ है। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 125 की पावर 1/3 को मूल रूप में व्यक्त करेंगे, कैसे करेंगे। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए। ठीक है, जब दोस्तों खाली अंडर रूट का चिन्ह लगा हो तो वहां पर कुछ ना लिखा हो, तो दोस्तों इसका मतलब होता है आपका 1/2। यहाँ पर 1/2 नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर आपका 2 होता है खाली। और अगर आप ऐसे लिखते हैं जैसे कि 125, इसको अंडर रूट में दोस्तों लिखे तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 125 की पावर 1/2। ठीक है, और पहला विकल्प दोस्तों हमारा दिया गया है कि 125 अंडर रूट के बाहर क्या लिखा है दोस्तों, 3 लिखा है ना, ये तो बस ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बस ये लिखा गया और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में।
विकल्प नंबर बी सही आंसर है। क्योंकि दोस्तों देखिए क्या होता है, अगर ऐसे लिखा है 125 की पावर 1/4, ठीक है, अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, अंडर रूट के अंदर 125 बाहर आ जाएगा आपका 4, ठीक है, सिर्फ 4 आएगा। अगर दोस्तों ऐसे लिखा था होता है 125 की पावर 1/6, तो हम क्या करते हैं, ये चिन्ह बनाते हैं, 125 लिखते हैं और बाहर 6 लगा देते हैं, बस यही आपका उत्तर हो जाता है। अगर ये आपको दोस्तों लिखा होता है 125 की पावर 1/2, हम सिंपल सा अंडर रूट का चिन्ह लगा देते 125, तो भी सही होता है, और यहाँ 2 लिख देंगे, तो 100% सही आंसर है, ठीक है। तो इसका हमने समझ गया ना, जो यहाँ पर आपका लिखा है, खाली इसी को आपको दोस्तों देखना था इस क्वेश्चन में कि 125 की घात कितनी लिखी है, 1/3 लिखी है, बस आप देखेंगे 3 कहाँ पर आगे लिखा है, बस वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 10 की घात 0 का मान होगा आपका। अभी दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था किसी की घात अगर 0 ऐसे लिखा है, 10 की घात 0 का मतलब 1, अगर दोस्तों 1 की घात 0 तो भी इसकी वैल्यू 1, 2 की घात 0 है दोस्तों तो भी इसका मान 1, हमेशा दोस्तों इसका मान 1 आएगा, कभी 0 तो नहीं आने वाला, नहीं तो आप लोग गलती कर जाए। इसका विकल्प नंबर 1 ए सही होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि x की पावर m फिर दोस्तों इसकी पावर n है का मान होगा। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या बोला था दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन में हमने दोस्तों अभी देखा था, जैसे लिखा था कि 5 की घात 1/2, कैसे क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे था 5 की घात 2 की पावर 1/2, ऐसा देखा था ना। तो हमने क्या किया था दोस्तों, 5 की घात 2 गुणा किया था ना 1/2 का, तभी 2 2 कटता था, तभी 5 आंसर आता था आपका। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर m की पावर n, ठीक है, सिंपल सा दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, एक्स की पावर m इंटू n, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स की पावर m n। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा विकल्प ऐसा दे रखा है, विकल्प नंबर सी देखिए जरा, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है, इसको टिक करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपकी 4 की पावर 3/2 का मान होगा। कैसे करेंगे दोस्तों इसको, 4 की घात 3/2, देखिए दोस्तों हम 4 को क्या लिख सकते हैं, पहले 4 को 2 की पावर 2, देखिए वैसे आ रहे क्वेश्चन सेम से आ रहे हैं, थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं दोस्तों। इसको लिखा 3/2, इसको क्या करना हमें होगा, गुणा करना होगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ऐसे ही देखा था 3/2, ये 2 से 2 कट गया, अब बचा कितना दोस्तों, 2 की घात है 3, 2 चौक के 8, 2 को 3 बार गुणा कर लेते, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आ गया दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपका राइट आंसर होगा 8। अब दोस्तों देखते हैं इस विकल्प में क्या 8 आंसर दिया गया, जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर ए ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 5,000 रुपए का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। देखिए दोस्तों साधारण ब्याज का आपका फार्मूला सिंपल सा होता है, मूलधन गुणे दर, याद रखना है आपको, मूलधन गुणे दर, दर होता है ना कि दूर होता है दोस्तों, गुणे समय बटे 100, ठीक है। इसको आप लोग रट्टा मार के रखे रहिए, कभी भी काम आ सकता है फार्मूला। ये साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है, कभी कभी होता है दोस्तों साधारण ब्याज दिया गया होता है और कुछ मूलधन या दर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में मूलधन आपका 5,000 रुपए, दर आपका 5%, वर्ष आपका समय 4 वर्ष, ठीक है। लिखेंगे 5,000 गुणे दोस्तों दर कितना दिया गया 5%, गुणे समय 4 वर्ष बटे 100, बस सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया दोस्तों जरा, 50 गुणे 5, या इसको ऐसे कर ले 5 चौके 20, ठीक है, यहाँ बचा 50 गुणे 20, 205 दूनी 10 और 2 जीरो बढ़ा देंगे, 1,000 रुपये, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो विकल्प में कौन सा सही आंसर होगा दोस्तों, हमारा विकल्प नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 500 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है उसको पहले देखते हैं। मिश्र धन ऐसे क्वेश्चन पेपर में अगर आपका आएगा तो क्या करेंगे, मिश्र धन का फार्मूला दोस्तों सिंपल सा होता है, मूलधन, ठीक है, 1 प्लस दर बटे 100, ठीक है, 100 लिखा दोस्तों नीचे, 100 की पावर आप ऊपर होता है आपका समय, बस ये आपका फार्मूला होता है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का अलग फार्मूला होता है, उसको अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारा मूलधन दिया गया यहाँ पर 500 रुपए, 1 प्लस 5% वार्षिक ब्याज की दर है ना, दर आपका 5 है बटे 100 हो जाएगा आपका, और समय दोस्तों आपका दिया गया यहाँ पर 2 वर्ष, बस क्वेश्चन हो गया। सॉल्व करना है दोस्तों, मैथमेटिकल बचाओ,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, 1 प्लस 1/20 की पावर दोस्तों 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 500। यहाँ देखिए जब दोस्तों इसका लसागु लेंगे, एलसीएम ये सब लेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, मतलब 21/20 की पावर 2। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 500 गुणे 21/20, 2 बार खाते हैं ना तो 2 बार दोस्तों इसको लिख सकते हैं आपका 21/20। सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से ये एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो यहाँ कट गया। अब दोस्तों सिर्फ गुणा गुणा करने को रह गया। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 21 गुणे 21 कितना होगा दोस्तों आपका 441। 21 का स्क्वायर 441 होता है, गुणे 5 बटन दोस्तों आपका आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, भाग करना है आपको। पहले गुणा कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 चौके 20 का 0, 5 चौके 20, 2 22/4। अब दोस्तों साइड में भाग कर लेते हैं, 22/05/4। देखिए दोस्तों यहाँ पर आंसर आपके दशमलव में दे रखे हैं, तो हो सकता है कि दशमलव में आपका आंसर आए, आना ही चाहिए दोस्तों। 4 पंजे 20। ठीक है, यहाँ 2 बचा 0, फिर 4 पंजे 20, ये कट गया। ठीक है, यहाँ बचा 5, फिर 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ दशमलव लगेगा, 0 आएगा, 4 दूनी 8, और आपके यहाँ 2 बचा, 0 बढ़ जाएगा, दशमलव लगाया तो 4 पंजे 20। ठीक है, ये कट गया। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, पूरा आपका आंसर आ गया 551.25। तो इतना लंबा क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर कौन था दोस्तों, आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। इसको टिक करेंगे और आप लोग 1 अंक आपको पूरे लेकर जाएंगे। देखिए क्वेश्चन लघु उत्तरी में भी बन सकता है, आपका अति लघु उत्तरी में भी बन सकता है। देखिए 1 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी लघु उत्तरी में भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिश्र धन का फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 200 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसको कैसे करेंगे, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो इसका फार्मूला दोस्तों जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आप लोग लिख लीजिएगा मूलधन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, 1 प्लस दर बटे 100 की घात आपका समय होता है, और दोस्तों बीच में माइनस का चिन्ह लग जाता है, -1 हो जाता है, बस इतना ही चेंजेस होता है इस फार्मूले में। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया कि इसमें चेंजेस क्या है, यहाँ पर -1 घटा दिया जाता है, जो मिश्र धन का हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए -1 कहीं नहीं होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज में, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मूलधन आपको दोस्तों यहाँ दिया गया 200 रुपए। ठीक है, 200 1 प्लस बड़ा ब्रैकेट भी लगा लीजिएगा ऐसे। यहाँ दर कितना दिया गया दोस्तों 10 बटे आपका हो जाएगा 100। समय दिया गया दोस्तों 2 वर्ष 2, और यहाँ पर -1 घटा लेंगे, बस हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ बचे कितना दोस्तों 1 प्लस 1/10 की पावर आपकी है यहाँ पर 2। ये -1 लिखा था ऐसे ब्रैकेट, जैसे पूरा क्वेश्चन दोस्तों वैसे मुताल ले रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 10 एकम 10, 10 प्लस 1 11, 11/10 की पावर 2 माइनस का 1। ठीक है, -1 को हम छोड़ना नहीं हमें, ये हो जाएगा दोस्तों 200, 11/10 का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका 121 बटे आपका 100 माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, 200 121 दोस्तों यहाँ -100 चला जाएगा ना, एलसीएम ले लिया हमने सब कुछ, बटे 100। अब क्या करेंगे, बस सिंपली दोस्तों लिख दीजिए 200, 121 में 100 घटा कितना बचेगा 21 बचेगा, बचे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 21 गुणे 2 हो गया आपका 42 रुपए। ये आपका दोस्तों आपका हो जाएगा उत्तर, कितना आ जाएगा 42 रुपए। ठीक है, कैसे आया समझ गए ना, 121 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ हमारा बचा 21, 100 नीचे था ही और 200 ये था। अब देखते हैं विकल्प में कहीं 42 दिया गया है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बस आपको इसमें क्या था, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर भी बन सकता है, आपका 2 अंकों में भी बन सकता है, तो तैयार रहना आपको। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि किस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 130 रुपए हो जाएगा। देखिए दोस्तों किस मूलधन में हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, मिश्र धन हमें दिया गया, तो हमने मिश्र धन का फॉर्मूला भी पढ़ा था इससे एक क्वेश्चन पहले। मिश्र धन बराबर दोस्तों होता है आपका, क्या होता है बताइए आप लोग जरा, मूलधन। ठीक है, फिर क्या था दोस्तों आपका ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे
फिर दूर दोस्तों हमने गलती से लिख दिया दर बटे 100 गुणे का आपको ऊपर होता है घाते समय। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर आपने इतना फार्मूला ही लिख लिया। मूलधन दोस्तों हमें नहीं पता, इसको मान लेते हैं एक्स है आपका मूलधन। चलिए एक्स नहीं मानेंगे, पी मान लेते, पी फॉर कुछ भी। मिश्र धन दोस्तों आपको दिया गया 130 रुपए, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस दर आपको दोस्तों कितना दिया गया 10% है ना वार्षिक ब्याज, 10 बटे 100। समय दिया गया दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, बड़ा बड़ा 2 वर्ष। ठीक है, हो गया क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लीजिए आपको 1 नंबर तो मिल गए। अगर ये आपका लघु उत्तरी में आएगा स्टेप वाइज मार्किंग के। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा दोस्तों 1 प्लस 1/10 के घाते 2। 130 वैसे लिख देंगे पी। दोस्तों जब इसके घात एलसीएम लेंगे लहसर 10 हो जाएगा दोस्तों, 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 11 बटे 10 की घाते 2। ठीक है ना, जोड़ना तो आप लोग को आता ही होगा, नहीं आता चलिए देख लेते हैं कैसे जोड़े हमने। 1 प्लस 1/10 लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, दोनों में लहसर ले लेंगे आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से 10 बार हो जाएगा भाग 10 प्लस 1 बचा आपका 11 बटे 10। तो अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर, आइए देखते हैं। ये लिखा आपका 130 बराबर पी। 11 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है आपका, जो भी होता है इसको मत लिखेंगे, 11 गुणे 11 लिख लेंगे बटे आपका 10 गुणे 10। ठीक है, इसको साइड करते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका तिरिया गुणा कर देते हैं। 130 गुणे 10 गुणे 10 बटे में दोस्तों आपका आ जाएगा 11 गुणे 11 बराबर आपका पी। बस हो गया क्वेश्चन। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में आंसर कैसे दिया गया। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर दोस्तों कितना आएगा उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग भाग देंगे 11 से। 130 में भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, सिंपली गुणा कर लेते हैं दोस्तों। 130 गुणे 10 करेंगे 1300 हो जाएगा, 10 का और गुणा कर लेंगे 13,000 हो जाएगा। ठीक है, 13,000 बटे 111 गुणे 11 121। अब दोस्तों इसको भाग करें तो हमारा कोई ना कोई आंसर आएगा जो दशमलव में आएगा। इसमें कहीं भी आंसर हमें दशमलव में नहीं दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आपके आ जाते हैं जिसका विकल्प नहीं होता, तो उसमें सभी बच्चों को कॉमन नंबर दे दिया जाता है। आप लोग पेपर होने के बाद देखते हैं ना कितने कॉमन नंबर आ रहे हैं कितने। तो फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों दशमलव में आएगा। फिलहाल तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया है। अगर हम क्वेश्चन में दोस्तों चाहते हैं कि इसका आंसर इसमें से कुछ मिल जाए, देखिए हमने एक क्वेश्चन अलग क्यों लिया है, क्योंकि आप लोग समझ सके कि कभी कभी पेपर में भी गलत प्रश्न आ जाते हैं। अगर दोस्तों हम 130 की जगह 121 मान लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों इसी विकल्प से आपका आ जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। जहां दोस्तों हम 130 लिख रखा है, यहाँ हम क्या कर देंगे 121 कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 121 गुणे 10। इसी स्टेप को दोस्तों हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, गुणे 10 बटे 11 गुणे 11। ठीक है, बराबर अगर हम पी मान लेते हैं 11 एकम 11। ठीक है, एक बार जाएगा एक बार जाएगा, फिर 11 एकम 11, 10 गुणे 10 हो जाएगा आपका 100 रुपए। ठीक है दोस्तों, पी की वैल्यू कितने रुपए आ गई 100 रुपए। बस ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने आपको एक गलत क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि आप यूपी टेट सी टेट कहीं भी पेपर देते तो हर बार आपने देखा होगा कि कभी कभी क्वेश्चन के आंसर विकल्प में नहीं दिए होते। तो आपको इसको पता होना चाहिए दोस्तों कि चलिए ठीक है, एग्जामिनर से भी मिस्टेक्स हो जाती है। तो बस हमने दोस्तों मित्र धन को 130 रुपए से चेंज कर से 121 रुपए कर दिया, आपको उत्तर मिल गया। आपने ये सोचा होगा इसमें दशमलव उत्तर नहीं दिया। काफी बच्चे होते हैं ना क्या गलती करते हैं, किसी भी विकल्प को टिक नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अटेम्प्ट करेंगे सही है, कुछ भी टिक मार दीजिए, नंबर मिलेगा, सबको कॉमन अंक दे दिया जाएगा। तो टिक मारना जरूरी होता है कुछ ना कुछ। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। इसका आंसर सही होगा आपका 100 नंबर। ठीक है, पहला मतलब 100 रुपए, 100 नंबर तो है नहीं। तो हमने क्वेश्चन में दोस्तों बदलाव क्या किया था, आपने देखा था ना। प्रश्न में दोस्तों हमने क्या किया था, जो आपका 130 रुपए था इसको हमने दोस्तों कट कर दिया, इसको हटा दिया, इसकी जगह हमने 121 ले लिया, तो आपका आंसर 100 आ गया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है, कब देता है दोस्तों। इसका सिंपल सा आंसर है आपका स्थायी जमा खाते पर। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग का स्थायी तौर पर जमा खाता होता है उस पर बैंक हमें सबसे ज्यादा ब्याज देता है। बस इतना आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोस्तों अति लघु उत्तरी में ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि ब्याज बचत खाता खोला जा सकता है। ठीक है, जो आपका बचत खाता, ठीक है, एक नाम से खोला जा सकता है कि संयुक्त नाम से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका क्या होगा, सोचिए जरा आप लोग। तो जिन बच्चों को विकल्प में समझ में आ रहा होगा कि दोनों से, जी हाँ दोस्तों सी विकल्प है कि आपका एक नाम से भी दोनों नाम से भी, तो ये आंसर आपका सही है।
तो कभी कभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों से क्या मतलब क्या है, आपका आंसर ए भी सही है प्लस बी भी सही है, ये दोनों आंसर सही है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि लघु गुणक के अंतर्गत जिन संख्याओं में जब कोई आधार नहीं होता तो आधार क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपने काफी बार देखा होगा लॉग वाले क्वेश्चंस में। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है आपका 10। ठीक है, लॉग 10 है, ये सब आपको पता है ना। लॉग 10 ऐसे लिखा रहता है ना, लॉग 10। दोस्तों आधार कुछ नहीं, यहाँ पर हम 10 मान लेते हैं, इसका वैल्यू 1 आ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो बस इसको आपको याद रखना है, जब कोई आधार नहीं होता तो आधार क्या होता है आपका, आपका आधार होता है 10। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि जब पूंजी को प्रायः समान मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है तो इस प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा आंसर है दोस्तों, इसका आंसर सही आंसर है आपका शेयर। तो शेयर तो आपने सुन रखा होगा ना सभी बच्चों ने, तो इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, शेयर। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पहले 30 क्वेश्चन में कितने आंसर सही हुए। क्या 30 में से दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो अच्छी बात है। जिन बच्चों से 5 क्वेश्चन सही हुए वो भी अच्छी बात है, और जिन बच्चों से 30 में 30 क्वेश्चन सही हुए वो तो भाई बधाई के पात्र हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि यदि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 60 रुपए हो तो मूलधन क्या होगा। तो दोस्तों अपने साधारण ब्याज का फार्मूला पढ़ रखा है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला दोस्तों हमने पढ़ा तभी, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 1000। ठीक है दोस्तों, इसका सिंपल सा फार्मूला यही होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है साधारण ब्याज 60 रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 60 लिख देंगे। मूलधन दोस्तों हमें निकालना है, तो मूलधन की जगह दोस्तों हम लोग मूलधन ही लिख देते हैं, या तो पी लिख सकते हैं, जो भी मन करे। दर दोस्तों में दिया गया 4%, 4। समय दोस्तों 2 वर्ष गुणे 2 बटे में दोस्तों आपका हो जाएगा 100। और यहाँ पर दोस्तों आपका 1000 नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका 100 बटे में। ठीक है, फार्मूले में होता है 100। ठीक है ना, PRT बटे 100 याद रखना है, गलती ना हो। तो दोस्तों चलिए ठीक है, 100 को गुणा 3 हो जाएगा 60 गुणे 100 हो जाएगा आपका बराबर दोस्तों मूलधन की जगह हम P लिख देते हैं, इंटू R की जगह दोस्तों 4 गुणे 2 हो जाएगा 8। ठीक है, अब दोस्तों ये 8 भाग यहाँ पर आ जाएगा, भाग में 60 बटे 100 बटे 8 गुणे P। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 30 पर दोस्तों ये भाग में जाएगा, 25 या 75 होता है, 750 हो जाएगा बराबर P। तो 750 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो आपका मूलधन आ गया 750 रुपए, जिसका दोस्तों आपको साधारण ब्याज 60 रुपए मिल रहा था 2 साल में। तो यही इसका सही आंसर होगा। क्या होगा आपका सही आंसर, 750 रुपए। तो दोस्तों आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करते रहिए कि भाई कोई क्वेश्चन आपका पेपर में है तो गलत ना हो पाए। तो एक अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों जिसमें आपने अभी मूलधन निकालना सीख लिया। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 32 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा है कि कितने समय में 500 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 620 रुपए हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए बात हो गई है कि हमें समय निकालना, टाइम हमें नहीं दिया गया है, यहाँ पर समय क्वेश्चन मार्क है। और दोस्तों 500 रुपए आपका साधारण ब्याज की दर से 620 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें साधारण ब्याज निकालना होगा इस क्वेश्चन के लिए। साधारण ब्याज दोस्तों हमारा कैसे निकल जाएगा, आइए देखते हैं। साधारण ब्याज बराबर सिंपल था, 620 रुपए हो गया था ना, और आपका मूलधन था 500 रुपए। इसमें घटा लेते दोस्तों, हमें पता चल गया कि हमारा 120 रुपए जो आया था ये है साधारण ब्याज। ठीक है, तो चलिए फार्मूला यूज कर लेते हैं। वही साधारण ब्याज बराबर आपका क्या होता है दोस्तों, आपने देख ही रखा है, याद रखिएगा एक ही फार्मूला, घुमा घुमा कर ना लिखिए नहीं तो भूल सकते हैं आप लोग। साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में आपका 100। ठीक है, साधारण ब्याज की जगह दोस्तों अभी हमने निकाल लिया, आपका साधारण ब्याज कितना है 120 रुपए। यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे 120। आपका मूलधन दोस्तों कितना दे रखा है 500 रुपए, 500 गुणे दर दोस्तों आपका दे रखा है, यहाँ देखिए 4% है ना, 4 गुणे दोस्तों समय नहीं दिया गया, इसको हम टी मान लेते हैं, बटे में आपका हो जाएगा 100। 2 जीरो कट गया, 5 गुणे 4 कितना होगा दोस्तों, देखिए 120 बराबर 5 चौके 20 इंटू में टी। दोस्तों यहाँ से भाग कर लेंगे, जीरो जीरो कट गया, 2 कम 2 छंगे 12। तो दोस्तों आपका टी बराबर आ जाएगा आपका 6 वर्ष। समय कितना आ गया 6 साल। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चन अगर दोस्तों पेपर में आए तो आप लोग बिल्कुल भी डरिए मत और अच्छे से इन क्वेश्चन को हल करके आएंगे आप लोग। तो दोस्तों हमने सोचा कि आपको कुछ अलग तरह का क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपका साधारण ब्याज ना दे रखा हो और आपका समय भी नहीं दिया था, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि यदि ए बराबर आपका कर्ली ब्रैकेट में दिया गया, बी बराबर ये दिया गया है, तो आपको ए इंटरजेक्शन बी का मान बताना है। देखिए दोस्तों, जब इस चिन्ह का प्रयोग हो जाए तो आपको जो दोनों में कॉमन होगा बस वही आंसर आपका होगा। तो हमारा ए बराबर क्या दिया गया है, ए बी सी डी, और बी बराबर एक्स वाई ए। तो दोस्तों दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए इसमें भी है, ए और इसमें भी है, ए और बी दोनों में ए है ना। तो हमारा ए इंटरजेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, दोनों में जो कॉमन होगा बस उसी को आंसर लिख देंगे, बस कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यही आपको ध्यान में रखना था बस, और कुछ नहीं करना था। कभी कभी क्वेश्चन में दोस्तों ए ये वाले जो चिन्ह की जगह अगर दोस्तों ये पूछ लिया जाता है ए यूनियन बी, तो दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो दोनों में सबको लिखना पड़ता है। ए बी सी डी तो लिखते हैं और एक्स वाई और लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों इसका आंसर, ए बी सी डी एक्स और वाई। ठीक है, हमने एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन के आपके आंसर बता दिए। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है ए यूनियन बी, तो दोस्तों इसमें क्या मतलब होता है, जो ए में वो भी लिखेंगे, जो बी में वो भी लिखेंगे। अब दोस्तों जैसे ए यहाँ पर 2 बार आ रहा, तो ये नहीं कि 2 बार लिखेंगे, आप एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अब 34 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि ए बराबर दिया गया आपका 1 3 5 7 9, ठीक है 7 और 11 जो भी दोस्तों दिया गया, और बी बराबर दोस्तों में दिया गया है 3 6 9 और 12, तो हमें दोस्तों बताना है b माइनस ए का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हमें बताना है b माइनस ए, क्या बताना है हमें, b माइनस का ए। दोस्तों देखिए b माइनस ए का मतलब क्या है, सबसे पहले हम b को लिख लेते हैं, 3 6 9 और 12। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं बीच में जैसे क्वेश्चन दिया गया। ए में क्या है, 1 3 5 9 7 है, 7 को पहले लिख लेते हैं, 7 9। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं, जैसे क्वेश्चन में था वैसे लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ठीक है, ये हमारा प्रश्न था, ये में दिया गया है। अब दोस्तों b माइनस ए का मतलब क्या होगा, जो हमारा b में होगा। पहले क्या दोस्तों देखिए कॉमन क्या क्या है दोनों में, आपका 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों आपका कॉमन हो रहा है, यहाँ पर भी 9 है दोनों में, यहाँ पर भी 9 है। अब दोस्तों देखिए b में आपका 6 और 12 है, इसमें 6 और 12 नहीं है। जब b में से a घटाएंगे तो दोस्तों आपका बचेगा क्या, एक तो पहले 6 बचेगा। ठीक है, जब आप घटा देंगे 3 और 9 तो मान लेते हैं आपका कट गया, तो 6 बचा और 12 बचे, बस ये आपका आंसर होगा। जब आप बड़े बी में से ए घटा रहे तो दोस्तों जो बी में बचेगा बस वही आपका उत्तर होगा। ये बात आप लिख कर रख लीजिए, याद रखना है। अगर ए में से बी को घटाते हैं तो जो जो कट जाता है दोस्तों उसको तो लिखते ही, उसको हटा देते हैं, मतलब जो बचता वही आपका आंसर होता है। ठीक है, बी माइनस ए का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा 3 और 9 दोनों में था, तो ये कट गया हट गया, अब बचा हमारा 6 और 12, बस उसी को लिखेंगे। अब दोस्तों ये नहीं कि एक भी लिखेंगे, क्योंकि हम बी में से ए को घटा रहे हैं, ए से बी को नहीं घटा रहे हैं। तो जो हमारी वैल्यू बी वाले कोष्टक में बचेगी वही हमारा उत्तर होगा। अब दोस्तों देखते हैं विकल्प कौन सा सही है हमारा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, इसको टिक करेंगे और आप लोग एक नंबर अपना लेकर जाएंगे। 2 नंबर में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 35 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा कि -1 और +1 के बीच धन पूर्णांक का कौन सा समुच्चय है। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर होगा आपका रिक्त समुच्चय। इसको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। जो क्वेश्चन आपको याद रखने वाले होते हैं उसको आपको याद कर लेंगे, जो क्वेश्चन आपको समझने वाले होते हैं उस प्रश्न को आपको समझना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 36 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा कि समुच्चय कर्ली ब्रैकेट में ए बी का एक समुच्चय बताइए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका एक समुच्चय, देखिए और आप लोग बताइए। सिंपल से दोस्तों आप लोग आंसर कर देंगे, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, बी और ए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, इसको टिक करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 37 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का कौन सा समुच्चय है। रिक्त होता है कि एक समुच्चय, क्या सीमित या सीमित। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो हमारा अक्षरों का समुच्चय होता है वो एक सीमित है। ऐसा तो नहीं ना जेड के ऊपर भी कोई वर्ड्स आपको जानते हैं, ABCD EFG जो भी पूरा होता है लास्ट में जेड ही आता है ना, तो ये आपका एक सीमित समुच्चय है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 38 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा कि x बिलोंग्स टू a का अर्थ है। ठीक है, x समुच्चय a का अवयव नहीं है, ये बिल्कुल गलत आंसर है, इसको तो कट पहले करते हैं। दूसरा विकल्प दोस्तों हमारा समुच्चय x
समुच्चय ए का उप समुच्चय, ये भी आपका गलत आंसर है। तीसरा विकल्प दोस्तों क्या हमारा कि एक्स समुच्चय ए का एक अवयव है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका एक्स दिख रहा है ना, वो समुच्चय ए का एक अवयव है। ये आपका राइट आंसर है, इसको टिक करेंगे और आप लोग एक नंबर लेकर जाएंगे। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी, कि आपका जो एक्स है वो समुच्चय ए का अवयव है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि यदि ए बराबर 1 2 3 4 9 11 व बी बराबर 1 2 6 9 12, तो दोस्तों बी माइनस ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें बी में से ए घटाना है। तो दोस्तों चलिए बी में देख लेते क्या क्या है। 1 है, 2 है, 6 है, 9 है, 12 है। ठीक है दोस्तों, बी में ये चीजें अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों ए में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, लिख लेते हैं। 1 2 3 4 9 और 11। ठीक है दोस्तों, तो बी में क्या क्या चीजें छूट रही है उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 बच जा रहा है और 12 बच रहा है। तो दोस्तों बस यही दो संख्या आपका उत्तर हो जाएगा, 6 और 12। क्योंकि दोस्तों देखिए 1 2 और आपका 9 वो ए में भी अवेलेबल, 1 2 और 9 ये आपका कट गया। अब दोस्तों देखिए बाकी जो ए में चीजें बच रही हैं, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, वो बी में होती तो लिखी जाती है, अन्यथा नहीं लिखी जाएंगी। अगर दो बी में भी होती दोस्तों तो भी वो कट जाती, तो कोई मतलब ही ना होता। तो सिंपल था दोस्तों, ये मतलब याद रखिए, जब बी में से ए को घटाएंगे तो जो भी संख्या बी में बचेगी वही इसका आंसर होगा। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 6 और 12। ठीक है, इस विकल्प को हम टिक करेंगे और आपको पूरे अंक आपको दिए जाएंगे। आपको ध्यान से ऐसे प्रश्नों को हल करना है पेपर के समय। ठीक है, बी में देख लीजिए दोस्तों, हमारा 1 और 2 क्या हो गया, यहाँ से कट गया। अब दोस्तों फिर बाद में 9 भी यहाँ से था तो ये भी कट गया, बचा 6 और 12, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया कि यदि a बराबर 3 5 व b बराबर 4 6 हो तो a इंटरजेक्शन b की वैल्यू आपको बतानी है। इससे पहले क्वेश्चन में भी दोस्तों हमने देख चुके हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों, हमारा a बराबर दिया गया है 3 और 5। ठीक है, उसके बाद b बराबर दोस्तों आपको दिया गया 4 और 6। तो दोस्तों हमें बताना है कि a इंटरजेक्शन b। अब क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन फंस गया ना दोस्तों, हमने बोला था कि कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देख रहे होंगे 3 और 5 है, यहाँ पर 4 और 6 कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है इस क्वेश्चन में। आपने भी सोचा अगर क्वेश्चन मैच कैसे होगा दोबारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जब कुछ नहीं है तो सिंपल सा आप ये चिन्ह बना लीजिएगा 5 वाला। ठीक है, और ऐसे टिक कर दीजिएगा, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही आंसर। तो आपका विकल्प नंबर ए सही आंसर। यहाँ पर हमने लिखा ही नहीं था विकल्प, कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाए इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या है, 5 के टाइप का। ठीक है, इसको टिक मारेंगे और आप लोग एक नंबर लेकर जाएंगे। तो आपने दोस्तों जरूर गौर किया होगा, यार पहला विकल्प दिया नहीं गया है। जिन बच्चों ने दिया होगा तो अच्छी बात है, ये 5 वाला चिन्ह होता है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 के गुणनखंड हैं। तो अब गुणनखंड के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों देखते हैं कैसे करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना होता है दोस्तों, जो ये प्लस का चिन्ह होता है बस आपको यही ध्यान रखना है। अगर दोस्तों यहाँ कभी प्लस का चिन्ह आएगा तो हमारा जो बीच का फैक्टर बनेगा ये जोड़ कर आएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ घटा कर आएगा। अब दोस्तों एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा तो वहाँ 1 मान लेते हैं। पहले और अंतिम का हमेशा गुणा होता है, 7 एकम 7। जब दोस्तों हम 7 गुणे 1 करते हैं तो हमारा आता है 7, और दोस्तों जब हम 7 में 1 जोड़ देते हैं तो ये होता है हमारा 8। तो बस हो गया गुणनखंड आपका। 1 छोड़ते हैं, कुछ मत लिखिए इसको, ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर 7 प्लस 1 8 होता है ना, तो माइनस का 7x माइनस का x प्लस का 7। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे माइनस दोनों जगह क्यों, जब -7 और -7x और -x जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 8x, यही आ जाएगा ना, बस हो गया। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचे कितना दोस्तों, x माइनस 7। दोस्तों यहाँ -1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर कुछ है नहीं ना कॉमन लेने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस का 7। अब दोस्तों जरा देखिए, यहाँ पर भी x माइनस 7 है, यहाँ भी x माइनस 7 है। दोनों में से दोस्तों जब हम x माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये x बचेगा, ये -1, तो बचेगा दोस्तों हमारा x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा x माइनस 7 x माइनस 1। अब दोस्तों देखते हैं कहाँ पर ऐसा विकल्प दिया गया है, जरा देखते हैं। विकल्प नंबर सी x माइनस 1 और x माइनस 7, बस आगे पीछे लिखा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 के गुणनखंड होंगे।
तो अगर कभी कभी दोस्तों कोई क्वेश्चन अगर आपका ना सॉल्व हो रहा हो ना इस तरह से, तो आपको श्रीधराचार्य तो आपको पता ही होगा रूल, भाई वो क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, पहले और अंतिम का गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 6 दिया गया है, वहां पर कुछ नहीं था तो 1 मान लिए थे। 15 छक्का 90। और दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे होंगे माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो 90 आएगा वो घटाकर ही आएगा। जो यहाँ पर दोस्तों हमारा कुछ नहीं एक्स के साथ 1 आएगा फैक्टर, तो कैसे आएगा देखते हैं। 15 गुणे 6 दोस्तों कितना होता है आपका, 15 गुणे 6 करते हैं हमारा, तो आ गया हमारा 90। तो दोस्तों 90 कैसे आ सकता है, 10 गुणे 9 करिए, 10 9 90 होता है, 10 9 90, ठीक है। और दोस्तों अगर हम 10 में से 9 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। तो बस ये क्वेश्चन हो गया आपका। 6x² माइनस का क्या करेंगे दोस्तों, 10x प्लस का 9x करेंगे। अब दोस्तों प्लस का 9x इसलिए करेंगे, जब हम 10 में से 9x घटाएंगे माइनस का, तो यहाँ माइनस का x बचेगा। अब दोस्तों यहाँ माइनस 15 जैसे था वैसे लिख लेते हैं। बस क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब देखिए 6x और इसमें क्या क्या कॉमन होगा, 2x कॉमन ले लेते हैं जरा। यहाँ बचेगा दोस्तों आपका 3x माइनस का 5, प्लस का दोस्तों यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 3x माइनस का 5, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब दोस्तों दोनों में देख रहे हैं 3x माइनस 5 यहाँ भी है, यहाँ पर भी सेम है। तो बस अब दोनों से कॉमन कर लेते हैं इसको, 3x माइनस का 5 आ गया आपका। और दोस्तों आपका क्या बचा है, 2x प्लस का 3। बस ये आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर कर देंगे। चलिए विकल्प देख लेते हैं, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 5। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी विकल्प ऐसा दिया नहीं गया है, ना तो ए दिया, ना बी, ना सी, ना डी, ठीक है। सारे विकल्प बिल्कुल आपको सेम टू सेम दिख रहे हैं। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन लिखने में गलतियां हो जाती हैं, पेपर टाइम भी, इसलिए दोस्तों आप लोग अपने आंसर पर हमेशा भरोसा रखें। और दोस्तों आप लोग फाइनल आंसर ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। 2x प्लस का 3 और आपका 3x माइनस का 5। दोस्तों इसलिए हम आपको ऐसे 1-2 क्वेश्चन आज हम बता रहे हैं, क्योंकि पेपर टाइम में दोस्तों ऐसी मिस्टेक्स देखने को मिल जाती हैं। तो आप लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मेरा क्वेश्चन सही है या गलत। अपने ऊपर भरोसा रखना सीख लीजिए, आप लोग कभी गलत नहीं होंगे। आपका राइट आंसर यही है, इसको आंसर करते हैं। और दोस्तों विकल्प में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आता है, गलतियां होती हैं, तो दोस्तों हम आपको अभी से अवेयर कर दे रहे हैं कि आगे भी आपका सावधान रहना है। क्योंकि दोस्तों ये आपका तृतीय सेमेस्टर फोर्थ आएगा, उसके बाद यूपी टेट, सी टेट जो आप लोग सुपर टेट देंगे, वहां पर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो हाई होता चला जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि a² प्लस 2 प्लस 1/a² के गुणनखंड हैं। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, प्रश्न क्या लिखा पहले इसको देखते हैं। a² प्लस का 2 प्लस का 1/a², ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपका लिखा है कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका आंसर तो हो गया, क्वेश्चन को देखते समझ गए होंगे। क्योंकि अगर दोस्तों इसका अगर हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, a प्लस 1/a का ये आएगा a² प्लस का दोस्तों 1/a² प्लस का 2 इंटू a इंटू बी, 1/a ना, ये कट जाएगा तो बचेगा दोस्तों 2, जो आपका यहाँ प्रश्न में दिया गया था। लेकिन दोस्तों आपको इसके बताने गुणनखंड है, 2 तरीका हो सकता है दोस्तों किसी भी प्रश्न करने का। तो ये दोस्तों सबसे आसान तरीका होता है, इससे ही आप लोग का आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, खत्म करिए। अब दोस्तों या तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए और यहाँ 1 की घात 4 बनाकर करेंगे, तो समय भी ज्यादा लगेगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, थोड़ा बहुत अगर आपको बेसिक पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न को आपको जो आपके विकल्प दिए गए हैं उसी से करना होगा। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला दोस्तों दिया गया है विकल्प की 8x² को अगर हम जोड़ देते हैं, इसमें जो आपका क्वेश्चन था 1 माइनस 8x प्लस का 1 माइनस का 8x, क्या दोस्तों ये आपका पूर्ण वर्ग बन गया, जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर यहाँ 4 होता तो तब भी नहीं होता। चलिए ठीक है, ये वाला विकल्प गलत हो गया। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको विकल्प सही करने पड़ेंगे, नहीं तो आप कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा विकल्प दोस्तों अगर यहाँ पर एक और जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 होगा 2, क्या हो जाएगा दोस्तों 1 में 1 जोड़ देंगे माइनस का 8x, ठीक है। विकल्प नंबर 2 का सहारा लिए तब भी कुछ नहीं हुआ। अब सी वाला दोस्तों देखते 16x², 16x² प्लस का क्वेश्चन में जो दोस्तों लिखा 1 माइनस 8x, क्या दोस्तों ये पूर्ण वर्ग बनेगा। देखिए सबसे पहले 16x² का मतलब अगर इसको हम लिखे 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 का मतलब 1 का होल स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2, ठीक है, गुणे में 4x
गुणे में 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे ये आपका एक पूर्ण वर्ग बन चुका है। 4x-1 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया। ठीक है, ये आपका पूर्ण वर्ग बन गया। मतलब आपका सही आंसर क्या है, इसमें क्या जोड़ा जाएगा, तो आप आंसर करेंगे विकल्प नंबर सी। अगर हम 16x स्क्वायर को इसमें और जोड़ देते हैं तो ये आपका एक पूर्ण वर्ग बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों लास्ट विकल्प था एक्स स्क्वायर, अगर हम देखिए एक्स स्क्वायर को इसमें जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर तो लिखा है, प्लस का 1 का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो क्या होगा दोस्तों, आगे लिखा है 2 इंटू 4x इंटू 1। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 1 होता है तो आपका आंसर सही हो सकता था, लेकिन फिलहाल ये आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पर 16x स्क्वायर। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 45 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि 10 प्लस मतलब 10.5 का होल स्क्वायर का मान होगा 10.5 का होल स्क्वायर का मान है। ठीक है, ये पूछा गया है। इसका अगर होल स्क्वायर हम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। दोस्तों दो तरीका है करने का, या तो सिंपल सा तरीका है, अगर आप ये अपना लीजिए 10.5 गुणे 10.5 कर लेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा, या स्मार्ट वे अपना के दोस्तों 10 जोड़ का निशान प्लस ये जोड़ देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो भी हमारा सही उत्तर आ जाएगा। क्या क्या दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि 10 दशमलव जो लिखा है 0.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा। 10 का स्क्वायर आपका होता है 100। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 0.25 गुणे 2ab 2 गुणे 10 गुणे में दोस्तों हो जाएगा 0.5। ठीक है दोस्तों, जरा देखते हैं यहाँ क्या होता है 100.0.25, ये दोस्तों प्लस का क्या आ जाएगा 10 दूनी 20 20 पंजे 100। ठीक है, 10 दूनी 20 20 पंजे 100 और एक अंक पर दोस्तों है आपका दशमलव, तो दोस्तों यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, हो गया, जोड़ लेते हैं 110.25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते दोस्तों आप लोग को जोड़ना अच्छे से आता होगा। अब जिन बच्चों को जोड़ना नहीं आता उनको थोड़ा जोड़ घटाना सीखना चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों हम लोग का 110.25। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या दोस्तों हमने देखिए लिखा था कि 10.5 का होल स्क्वायर का मान होगा, ये लिखा ना दोस्तों 10.5। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। चलिए थोड़ी देर के लिए दोस्तों अगर हम ये बोलेंगे 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे 10 प्लस 0.5। अगर दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 10.5 ही तो आएगा ना। इसलिए दोस्तों इसको हमने दो भाग में डिवाइड कर लिया। अगर आप चाहते ये गुणा करके निकालते तो थोड़ा लंबा होता और कठिन होता, हो सकता है कुछ गलतियां हो सकती थी, लेकिन ये प्रोसेस छोटा है और आसान है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 5.41 इंटू 4.36 और दोस्तों ये दिया गया है का संक्षिप्त रीति से मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई भी रीति पूछा है लेकिन आपको सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ इन 4 विकल्पों से मतलब होगा और आपको सही आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन दोस्तों देखिए जरा, यहाँ पर भी लिखा है 5.41, यहाँ पर भी दोस्तों लिखा है 5.4 है और यहाँ पर भी 5.4 है, तीनों में ना दोस्तों, और बीच में गुणा का चिन्ह है और दोस्तों बीच बीच में माइनस का चिन्ह भी दिया गया है। तो सब में कॉमन है, पहले इसको दोस्तों कॉमन ले लेते हैं 5.41। ठीक है दोस्तों, बचेगा कितना 4.36, ये बचेगा 4.36 और दोस्तों माइनस का 3.23 और दोस्तों यहाँ पर बचेगा माइनस का आपका 1.13। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5.41 हो गया ये आपका, ये दोस्तों 4.36, इसको जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस का चिन्ह है ना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 3 6 हो जाएगा और आपका दोस्तों 2 1 3। ठीक है, 3 1 4, 4.36 दोस्तों ये भी आ गया। तो मतलब 4.36 ये 4.36 ये दोनों घटा लिए दोस्तों, घटाने पर यहाँ पर आ गया 5.41 इंटू में हो गया दोस्तों आपका 0, तो सारा आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं बहुविकल्पी में, तो आपको दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि आप सही से आंसर इसका निकालना सीखें। ठीक है, हमारा सही आंसर हो गया 0। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन रहा आपका कि भाज्य बराबर क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक फार्मूला है, तो दोस्तों हम चलिए हम आपको लिख के बता देते हैं कि आपका भाज्य बराबर होता है भाजक, ठीक है, गुणे भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इतना चीज पता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना चीज दोस्तों, लेकिन आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं तो आपको तैयार रहना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न।
तो दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका होगी। प्रथम 5 अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी? सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 आती है, 3 आती है, 5 आती है, 7 आती है और 11। ठीक है, इनकी माध्यिका हमें दोस्तों बतानी है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है, जब अगर सम और विषम आपको पता होगा कि सम है कि विषम है, तो प्रथम 5 है तो n+1/2 हो जाएगा दोस्तों। 5+1/2 वह पद, जी हाँ दोस्तों, जो आंसर आता है वो उसका पद होता है। तो मतलब 5+1 6/2 वह पद। ठीक है, ऐसे लिखते रहिए आप लोग। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो हमारा दोस्तों आंसर आ गया तीसरावां पद। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा पद क्या हो गया? बीच का आंसर हो गया दोस्तों आपका 5। ये विकल्प सही दिख रहा है ना आपको 48 क्वेश्चन नंबर में? तो चलिए दोस्तों इसी को टिक कर लेते हैं, आपका सही आंसर होगा 5। अब 5.0 लिखा, तो इससे आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि भाई गलत तो नहीं कर रहे हैं। और याद रखिए दोस्तों, जो एक होती है वो ना तो भाज्य होती है ना तो अभाज्य होती है, तो आपको एक नहीं लिखना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि भले इसमें हमें जोड़ना घटाना कुछ ना रहा हो, लेकिन आपकी गलती ना हो। अगर एक लिख देंगे तो आपकी दोस्तों जो प्रथम 5 संख्या भाज्य संख्याओं की माध्यिका है कि वो दोस्तों 3 आ सकती है आपके हिसाब से, तो ये गलती हो सकती है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि आंकड़ों 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 की माध्यिका होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इन्हें हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले से लिखा है, अंग्रेजी में इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। अगर दोस्तों कभी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे इसमें दिया गया है आपका 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15। अगर दोस्तों दिया गया होता 3, 9, 4, 7, तो दोस्तों इसको हम ऐसे लिखते हैं बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ दोस्तों अब दिख रहा होगा आपके सामने। ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 7, 9, ये बढ़ रहा है। तो हमें इसकी माध्यिका बनानी है। पहले दोस्तों गिन लेते कुल टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 6 7। तो दोस्तों एक यह विषम संख्या है, तो विषम संख्या का फॉर्मूला होता है n+1/2 पद। क्या होता है फॉर्मूला? ऐसे ये होता है n+1/2 पद। ठीक है, पदों की संख्या आपकी 7 ही, 7+1 पद हो गया। 7 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8/2 पद। और यह भाग कर लेंगे, 2 एकम 2 चौके 8। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया 4वां पद। तो दोस्तों यहाँ पर 4वां पद कौन हो जाएगा, 1 2 3 4। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, 9 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। इसको टिक तो कर लें पहले, नहीं तो गलतियां हो जाती है ना। तो अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 से शुरू होती है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सबको जोड़ के दोस्तों 5 से भाग कर देंगे, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15/5। 5 एकम 5, 5 3 15। तो दोस्तों हमारा जो समांतर माध्य आएगा वो 3 आंसर हो गया। ठीक है, विकल्प में दोस्तों देख लेते हैं। विकल्प नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों, और हमारे 50 प्रश्न भी कंप्लीट हो रहे हैं, तो एक अच्छी बात है दोस्तों। अगर आपने अभी तक शुरुआत से लेकर अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो पहले दोस्तों 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 10 12 19 9 ये सब दे रखा है दोस्तों, इसका बहुलक होगा। देखिए दोस्तों, कभी बहुलक का प्रश्न आ जाए तो आपको खाली ये देखना है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है या रिपीट हुई है। ठीक है, खाली आपको ये देखना है कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए 10 कितनी बार आया है उसको हाईलाइट करते हैं। 10 एक बार यहाँ पर आया है, बस एक ही बार आया। चलिए हटाते 10 को। अब दोस्तों हम 12 को हाईलाइट करते हैं। 12 एक बार यहाँ दिखा, फिर यहाँ दिखा, फिर यहाँ दिखा, फिर यहाँ दिखा। तो दोस्तों टोटल 12 आपको कितनी बार दिख रहा है, 4 बार दिख रहा है। तो मतलब ये एक अच्छी संख्या है। 19 दोस्तों ज्यादा आपको नहीं दिख रहा है। 13 आपको 2 बार दिख रहा है। 8 नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा बार 12 दिखा है। गिन लीजिए आप लोग, 1 2 3 4। ठीक है, तो मतलब जो सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीट होती है दिए गए प्रश्न में, वही उसका बहुलक होता है। तो इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा बार दोस्तों यही आया है, जिसको सही आंसर हम ए विकल्प को कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या दोस्तों क्या है, लिख लेते हैं। 1 है दोस्तों, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 और 10
प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्यम में बताना है। 10 से भाग कर देंगे, 10 संख्याएं टोटल जोड़ लेते दोस्तों। 2 1 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 28 8 36, 36 9 दोस्तों होता है आपका 45। 45 10 55, 55/10। ठीक है दोस्तों, 55/10 भाग कर दे तो कितना आ जाएगा आपका 5.5। ये जीरो हटेगा, यहाँ पर दशमलव लगा देगा। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा 5.5। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके पेपर में पूछा जाता है, उसको आइए देखते हैं वो प्रश्न कैसे रहता है। तो दोस्तों एक आपका फार्मूला, इसको याद कर लेना आपका कि माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका। जी हाँ दोस्तों, माध्य बहुलक और माध्यिका में आपका जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, ये होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे, पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कभी कभी, तो अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों। क्या होता है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, कि यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उसका माध्य 9 हो तो प्रेक्षणों का योगफल होगा। दोस्तों कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रेक्षणों की संख्या आपकी 13 दे रखा है और उसका माध्य आपका 9 दिया है, सिंपल सा माध्य में गुणा कर लेंगे दोस्तों, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। 13 9 117, बस सिंपल से इसको टिक कर देंगे, विकल्प नंबर डी ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। देखिए बोला क्या गया था दोस्तों कि आपका उसका माध्य दिया गया था। अभी तक दोस्तों हम क्या करते थे, मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, कोई भी संख्या रहती थी उसका हम माध्य निकालते थे। तो सिंपल सा प्रोसेस क्या करते थे दोस्तों, सभी को हम जोड़ते थे ना, ये करते थे ना, x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक, मान लेते 3 ही संख्या लेते हैं, उसके बाद बटे 3 करते थे, बराबर जो आता था वो आपका माध्य आता था। ठीक है, यहाँ पर बोला गया था यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 है और प्रेक्षणों का योगफल, तो दोस्तों हमें जो ये देख रहे हैं ना x1 प्लस x2, इसको माना है, ये हमें निकालना है और प्रेक्षणों की संख्या हमारी 13 थी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ऐसे हम बढ़ाते जाएं अप टू सो ऑन x 13 तक, और दोस्तों यहाँ बटे में 13 कर दें, और दोस्तों हमारे यहाँ माध्य क्या दिया गया है, यहाँ पर 9 दिया गया। बस सिंपल सा 13 गुणे 9 कर लेंगे, 13 9 117, वही चीज आपका आंसर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रेक्षणों का योगफल पूछा है, तो हमने आपको आसानी से समझा दिया, पूरा सॉल्व करके समझा दिया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा। देखिए दोस्तों, घन का पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 6a² बराबर आपको दोस्तों दे रखा है 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, घन का पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है हमारा, इसको याद रखेंगे 6a²। तो दोस्तों यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, a² बराबर क्या हो जाएगा आपका 24 बटे में 6 चला जाएगा ना नीचे, तो 6 कम 6, 6 चौके 24। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका a² बराबर आ जाएगा आपका 4। तो दोस्तों a बराबर क्या हो जाएगा √4 बराबर दोस्तों आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपके हमें घन की एक भुजा मिल गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर लिखा है, तो हमें पता चल गया भाई घन की भुजा कितनी दी गई है। तो दोस्तों जब हमें घन का भुजा मिल गया तो अब हम घन का आयतन निकाल सकते हैं। तो घन का आयतन का सीधा फार्मूला होता है घन का आयतन, क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, भुजा का क्यूब या a का क्यूब, ये होता है ना, हमने a की वैल्यू निकाली 2, तो दोस्तों 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब में आंसर आएगा। ठीक है, ये दोस्तों यूनिट जो आती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसको लिखना छोड़ दिए ना सेंटीमीटर क्यूब, 2 नंबर का प्रश्न है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, भले आपने 8 आंसर तक निकाल लिया हो। चलिए इसका सही आंसर है आपका पहला विकल्प 8 घन सेंटीमीटर। काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि घन का पृष्ठ दोस्तों यहाँ पर किया गया, अगर घन की भुजा दी गई होती तो सीधा तो इसका क्यूब करते हमें आंसर मिल जाता, लेकिन यहाँ पृष्ठ दिया गया था तो जिससे कि हमें उसकी एक भुजा निकालनी पड़ी, उसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन हो पाया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई आपकी 6 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो बेलन का आयतन आपको बताना है। तो दोस्तों बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, आप लोग अच्छे से लिख लेंगे इसको कॉपी पर, बेलन का आयतन। ठीक है, इसका आयतन का फार्मूला होता है आपका पाई r²h। तो दोस्तों यहाँ पर पाई की वैल्यू तो हमें 22/7 होती है, रहने देते हैं, क्योंकि दो हमारे विकल्प में पाई की वैल्यू पाई में दी गई है, तो हो सकता है कि इनमें से एक आंसर हो सकता है। r की वैल्यू दोस्तों हमारी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर दोस्तों करना है, 3 का स्क्वायर इंटू h हाइट हमें दी गई 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9 इंटू 6, 6 9 54। ठीक है दोस्तों, 6 9 है 54 पाई घन सेंटीमीटर लिखिए, या दोस्तों लिखिए सेंटीमीटर का क्यूब, बात वही होती है। तो दोस्तों देख रहे हैं हम विकल्प नंबर बी, आपके सामने ये आंसर आ गया
इसलिए दोस्तों हमने पाई का मान ओपन नहीं किया, नहीं तो कोई मतलब ना होता। ठीक है, हमारा विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि एक घनाभ की कोरे क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं, तो घनाभ का पृष्ठ होगा। तो दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस दोस्तों ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, ये होता है आपका फार्मूला। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2 लंबाई और चौड़ाई क्या क्या दिया गया है, कुछ भी मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ लिखा तो है नहीं, घना की कोरे लिखा है सिंपल सा। तो दोस्तों पहले लिखेंगे 6 गुणे 3, फिर प्लस में 3 गुणे 2, फिर प्लस 2 गुणे 6, जो आएगा दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा 2, 6 त्रिका 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 2, 18 6 24, 24 12 होता है आपका 36। तो दोस्तों 36 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका 72। ठीक है, और आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल था तो ये होगा आंसर आपका वर्ग सेंटीमीटर में। आयतन होता है तो दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। कैसे किया दोस्तों, आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन में हमने एक को मान लिया, ये आपकी लंबाई, ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी ऊंचाई है, हाइट। ठीक है, आपके सामने 3 चीजें दिख रही है। एल एल की जगह दोस्तों हमने क्या रखा, 6 रख दिया यहाँ पर, दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग साफ साफ। और दोस्तों हमने बी की जगह क्या रखा है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर माना, तो यहाँ हमने 3 माना। यहाँ दोस्तों बी की जगह 3 और ऊंचाई की जगह एच की जगह 2 माना। ठीक है, ये दोस्तों आपका होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। तो इसको याद रखेंगे, क्या होता है दोस्तों, फिर से बोल देते हैं, आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, या L इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल है दोस्तों, ये L लिखा है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि घन का आयतन अगर 27 घन सेंटीमीटर है तो घन की कोर होगी। देखिए दोस्तों, घन का आयतन अगर आपको दिया गया 27 घन सेंटीमीटर, तो दोस्तों घन का आयतन का फार्मूला होता है ए क्यूब, और दोस्तों में आयतन दे रखा है 27 घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जब ए क्यूब की वैल्यू दोस्तों आपकी 27 दी गई है, तो आपकी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, क्यूब रूट 27, यहाँ पर दोस्तों बाहर 3 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। 27 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, इसको बाहर आकर क्यूब रूट रहेगा 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, जब क्यूब रूट होता है तो इसमें 3 का एक पेयर बनता है, जैसे स्क्वायर रूट में दोस्तों आपका 2 का बनता है ना, 16 का 4 होता है, अंडर रूट 4 का 2 होता है। तो वैसे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। बस हो गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको आंसर करेंगे। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि घन की भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठ होगा। तो दोस्तों अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था। तो दोस्तों घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला भी हमने आपको बताया, 6a² होता है। क्या होता है फार्मूला आपका, 6a²। और दोस्तों में वैल्यू एक दी गई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर दोस्तों कर दिए। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 6 गुणे दोस्तों 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 गुणे 6, 6 36, 6 3 18, 3 21। ठीक है, ये क्या निकाला था, घन का पृष्ठ है ना, तो बस ये स्क्वायर में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप वर्ग सेंटीमीटर लिख लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए, जो भी मन करे। तो 58 का सही आंसर दोस्तों हमारा कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आप लोग को तैयार रखना चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन घुमाकर कैसा भी पूछा जाए उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकें। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि घन का विकर्ण दोस्तों अगर दिया गया है 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, तो आयतन पूछा गया है। दोस्तों देखिए, घन का विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका दोस्तों क्या होता है, a अंडर रूट का 3, और दोस्तों ये हमें दिया गया है 4 अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, तो हमारी एक वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें इसका आयतन निकालना है। बस घन का आयतन का फार्मूला तो सभी बच्चों को पता होगा, इसका आयतन बराबर क्या होता है आपका, a का क्यूब। 4 का क्यूब कर देते दोस्तों, जो आएगा उत्तर होगा 4 चौके 16, चौके 64, 64 वर्ग सेंटीमीटर लिखिए दोस्तों, या ये आयतन दोस्तों हमें निकालना है ना, जल्दबाजी में दोस्तों ये गलती होती है, इसको हम लिखेंगे घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा 64। देखते हैं विकल्प में कौन सा विकल्प सही है। विकल्प नंबर सी आप दोस्तों देख रहे होंगे, 64 दिया गया है। अब दोस्तों इसको टिक करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल अगर 48 वर्ग मीटर है,
उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन होगा। दोस्तों जो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल होगा उसमें देखिए लंबाई भी होगी, एक चौड़ाई भी होगी। ठीक है, ये बात मानते हैं कि नहीं आप? कमरे का फर्श का क्षेत्रफल होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। अब बात आती है ऊंचाई। दोस्तों जब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मिलता है तो क्या बनता है? इसका एक आयतन बन जाता है। तो बस इस क्षेत्रफल और इस ऊंचाई को दोस्तों हम गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, 48 गुणे 5 कितना आंसर आ जाएगा? 5 का 0, 5 के 20 4 24। दोस्तों यहाँ वर्ग मीटर था, ये मीटर में था, तो ये होगा आपका घन मीटर। घन मीटर दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको तैयार रखने हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। इसमें बोला गया कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल में दोस्तों लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी, ऊंचाई दोस्तों इसमें अलग से दी गई है, तो इसका आयतन आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 240 घन मीटर। अब विकल्प में देखते हैं कौन सा सही है। विकल्प नंबर 200 देख रहे होंगे, 240 घन मीटर। ठीक है, जो बच्चे तुक्का लगा रहे हैं वो भी अपना तुक्का ट्राई करते रहे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है? तो दोस्तों बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? तो सभी बच्चे अपना आंसर सोच रहे होंगे। देखिए होता क्या दोस्तों, एक ऐसा आपने वृत्त बना लिया, उसके बाद दोस्तों कोई स्पर्श रेखा अगर यहाँ से टच होकर जाती है तो ये दोस्तों वृत्त के साथ कौन सा कोण बना रही है? तो समझ में आ गया होगा आपको। अब ये आपका बनाती है 90 अंश का कोण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर डी, 90 अंश। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो दोस्तों चलिए इसका उत्तर आप लोग गेस करिए। जो बच्चे तुक्का मार सकते हैं मार सकते हैं। क्या होगा? 3 होगा आंसर, 4 होगा कि 3 होगा, 2 होगा या अनंत होगा, इनफाइनाइट? तो दोस्तों चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप लोग अपना आंसर गेस कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है, आप लोग अपना आंसर गेस करिए, सोचिए क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कोई बिंदु P है, यहाँ से आपके वृत्त पर कितने वृत्त स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो दोस्तों देखिए पहली स्पर्श रेखा कुछ आपकी ऐसी होकर जाएगी टच होके। ठीक है दोस्तों, दूसरी स्पर्श रेखा कुछ आपकी ऐसी होकर जाएगी। अब दोस्तों ये बताइए क्या तीसरी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है या नहीं वृत्त पर? जी नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 2। जिन बच्चों ने 2 का टिक किया होगा वो बिल्कुल राइट थे, और जिन बच्चों ने अनंत लगा दिया हो या कुछ और, वो बच्चे गलत थे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि r त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त की परिमाप होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो अर्धवृत्त की दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान देना, आपका अर्धवृत्त का बताना है। दोस्तों आपको पता होगा वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी? 2πr होती है। ठीक है दोस्तों, पूरे वृत्त की। अगर दोस्तों हम इसका आधा करते 2 से भाग करते तो कितना बचेगा आपका? सिर्फ और सिर्फ पाई इंटू आर। तो क्या विकल्प सही होगा दोस्तों? आपका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। इसको टिक करेंगे और आप लोग पूरे 1 अंक, या अति लघुत्तरी में है तो भी 1 अंक, लघुत्तरी में है तो 2 नंबर पाकर जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 64 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि किसी वृत्त का व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए दोस्तों जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधा होती है। त्रिज्या क्या होती है? आपकी व्यास की आधा होती है, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 बटे 2 कर देंगे। 2 तिहाई 6, 3 आ गया आंसर आपका। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। बस ये फार्मूला आपको दोस्तों याद रखना है। क्या होता है फार्मूला? त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जिन बच्चों ने तुक्का भी लगाया वो बच्चे बिल्कुल सही थे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी होगी। तो इसको चलिए फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं अच्छे से। दोस्तों एक ऐसा वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु यहाँ P मान लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों दिया गया कि यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ठीक है यहाँ पर, और दोस्तों इसकी त्रिज्या यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, ये है। ठीक है, त्रिज्या की लंबाई दोस्तों हमें दिया गया है, यहाँ से इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये बोला गया दोस्तों वृत्त की त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर, अगर ये दोस्तों हमारे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और यहाँ बिंदु P मान लेते हैं यहाँ से। ठीक है, बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई अगर आपकी 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी होगी। दोस्तों ये बोला गया ये वाली बिंदु की दूरी यहाँ केंद्र से कितनी होगी। तो दोस्तों अगर आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, अगर आपका आधार हो जाए, ये लंब हो जाए, तो दोस्तों ये आपका क्या बनेगा? ये बनेगा आपका कर्ण ओ ए पी मान लेते, ओ ए मान लेते, ये वाली भुजा। तो दोस्तों सिंपल से आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आधार का स्क्वायर। सभी बच्चों ने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना। लंब दोस्तों यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा, आधार 3। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये 3 है, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, 16 9 25 हो गया दोस्तों। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला था। या दोस्तों इसमें यहाँ जो भी था देख के रख लेंगे। कर्ण का स्क्वायर ये था, तो कर्ण बराबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 25। अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बाहर आ जाएगा तो सेंटीमीटर में आंसर देगा। तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन थे आप लोग के। अब दोस्तों देखेंगे अगले क्वेश्चन आएगा हमारा कि जो आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ से आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो अब दोस्तों ट्राई करेंगे कि कौन से क्वेश्चन पेपर में आपके आ चुके हैं। आइए उनको आप देखते हैं। तो 66 क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या रहा, आइए देखते हैं। 30 120 90 300 समानुपात में नहीं है क्योंकि। सबसे पहले दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बीटीसी 2016 में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हमने समानुपात के काफी क्वेश्चन देखे। और बताइए ये समानुपात में नहीं है क्योंकि। आपको दोस्तों हमने बताया था कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है, हमने बाहर बाहर का गुणनफल किया था और मध्य पदों का गुणनफल किया था। तो दोस्तों बस इसका सही आंसर होगा बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ गए, यही आपका सही विकल्प होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। समानुपात में क्यों नहीं है, समझ गए ना। जो आपके बाह्य पदों का गुणनफल है मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 67 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। तो दोस्तों ये ओ दिख रहा है, ये आपके वृत्त का केंद्र है। कोण ए ओ बी 80 अंश। दोस्तों कोण ए ओ बी आपका 80 अंश है। और तो दोस्तों कोण ए डी बी की माप पूछा गया है। तो दोस्तों आपको ये बताना है ये वाला जो कोण होगा आपका ए डी बी कितने अंश का होगा। देखिए दोस्तों अगर ये आपका 80 अंश का है तो दोस्तों पूरा आपका कोण कितना अंश का होता है, 360 अंश का होता है ना जो वृत्त होता है। दोस्तों अगर हम 360 में से 80 घटा देंगे तो कितना बचेगा, जरा देखते हैं। 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचे 2। तो दोस्तों आपका ये बाहर का कोण आ गया 280 अंश का। दोस्तों अगर ये कोण, ये वाला कोण आपका बाहर वाला कोण ए ओ बी अगर 280 अंश का है तो दोस्तों सिंपल सा जो कोण आपका ए डी बी होगा इसका आधा हो जाएगा। तो दोस्तों 280 का आधा कितना होता है, 2 से भाग कर देंगे, 2 एक कम 2 2 चौके 8 0। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 140 अंश। ठीक है, बस यही आपको बताना था। इसका सही आंसर है आपका विकल्प नंबर डी 140 अंश। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी 2016 में दोस्तों आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, आइए देखते हैं। 68 क्वेश्चन नंबर कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में सत्य है। ये दोस्तों ये ओ है, ये वृत्त का आपका केंद्र है। पहला बोला गया दोस्तों रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है। पी क्यू कहाँ दिया है, ये दोस्तों आप एक स्पर्श रेखा है। व्यास दोस्तों त्रिज्या से होकर पूरी मतलब नहीं होता, पहले से लेकर अंत तक टच रहती है। उसके बाद दोस्तों दूसरा विकल्प है रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है। देखिए सी और डी वृत्त की छेदिका है ना दोस्तों, इस वृत्त को यहाँ से काट रही है। तो दोस्तों ये विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों चले अगला विकल्प भी देख लेते हैं क्या लिखा है। रेखाखंड ओ आर वृत्त की जीवा है। ओ आर दोस्तों देखिए यहाँ ओ और आर ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है दोस्तों, बस खत्म हो गया। ए एस बी ए एक त्रिज्य खंड है, ये भी दोस्तों सही नहीं है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या मिल गया आपको कि रेखा सीडी वृत्त की छेदिका है, बस इतना सही आंसर है। और दोस्तों ये प्रश्न भी आपका बीटीसी 2016 में पूछा जा चुका है, ध्यान से देखना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 2000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ना तो चक्रवृद्धि ब्याज ना तो साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज ही निकाल देते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर दोस्तों होता है आपका मूलधन। तो दोस्तों मूलधन आपका दिया गया 2000 रुपए गुणे दर। दर की जगह दोस्तों हम 5 रखेंगे और समय दोस्तों आपका 2 वर्ष है बटे में 100। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। एक 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 20 पंजे 100 गुणे 200। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया 200 रुपए। ठीक है, आपका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने सी को टिक करेंगे वो पूरे अंक पा जाएंगे। तो अगर आपने फार्मूला ना समझा हो तो समझ लीजिए, फिर से दोस्तों हम लिख देते हैं, कॉपी पर लिख के याद कर लीजिएगा। साधारण ब्याज बराबर आपका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में आपका होता है 100। ठीक है, अंग्रेजी में ऐसे भी आप लोग लिखते होंगे PRT बटे 100।
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि 5 की पावर 6 माइनस 1 5625 का लघुगणकीय रूप है। तो दोस्तों ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा दोस्तों आपने, b की पावर x बराबर y। अगर दोस्तों इसमें हम दोनों तरफ log लेते हैं तो क्या होता है आपका, log ऑफ y बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका x, और दोस्तों बेस में आपका क्या चला जाएगा, y, b चला जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, क्या हो जाएगा, फिर से ध्यान देते हैं। हमने क्या पढ़ रखा है पहले से कि b की पावर x बराबर दोस्तों होता है आपका y। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ y। दोस्तों ये बेस में चला जाता है, जो b रहता है नीचे, और दोस्तों हो जाएगा आपका x। ठीक है, अगर आपको इतना पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है ना दोस्तों कि b की पावर x कैसे बनाएंगे दोस्तों इसको, आपका क्या हो जाएगा, आपने इतना क्वेश्चन दोस्तों देखा होगा b की पावर x बराबर y। इसमें दोस्तों पुट करके देखते हैं, बिल्कुल इसको रट्टा हमारे रखिए आप लोग, b की पावर x बराबर y। तो हम दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं log y। तो आपका हो जाएगा log y की जगह दोस्तों ये रख देंगे 15625। दोस्तों जो पावर थी आपकी वो आगे चली आएगी, और दोस्तों बेस था यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, log 156 बेस 5 बराबर 6। कौन सा विकल्प दोस्तों सही है, इसको देखते हैं। आपका विकल्प नंबर 1 ए जो दे रखा बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं दोस्तों, तो आप लोग गलती मत करिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों कैसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से इसको बोल देते हैं फार्मूला, याद रखना है b की पावर x बराबर दोस्तों कभी y दिया है तो इसका मतलब होता है log ऑफ y। जो ये दोस्तों b रहता है नीचे बेस में जाएगा b, और पावर आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, बस इतना ध्यान में आपको रखना है। इसी के बेस पर ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। दोस्तों ये फार्मूला अगर आप सामने से लिख देंगे अपने आप से, तो देख के दोस्तों आप लोग बना लेंगे। जो आपका था y बराबर दिया था, जिसने हम इसको हमने log से जोड़ा। देखिए दोस्तों, और समझिए आप लोग कैसे हमने इसको किया है। ठीक है, ये 5 नीचे गया बराबर 6। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और ये क्वेश्चन बीटीसी 2016 में आपका पूछा जा चुका है। तो दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि यदि 16:8 समानुपात 8:x है तो x का मान आपको बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आज हमने पहले कर चुके हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे होगा ये प्रश्न आपका कि 16:8 समानुपात का चिन्ह, फिर 8:x। तो दोस्तों आपको x का मान निकाला। हमने बताया था दोस्तों आप लोग बाहर का गुणा बाहर से, अंदर का गुणा अंदर से करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 16 डॉट में x आ जाएगा बराबर दोस्तों 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 गुणे 8, डॉट का चिन्ह है दोस्तों। x बराबर आ जाएगा दोस्तों 64 होता है 64/16, 16 कम 16, 16 चौके 64। तो दोस्तों आपका x का मान यहाँ से आ जाएगा 4। यही आपका उत्तर हो जाएगा, सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं विकल्प में कौन सा हमारा आंसर सही जिसमें 4 आ रहा है। विकल्प नंबर सी, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र आपका क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए, सोचिए आप लोग। और यह प्रश्न दोस्तों आपके बीटीसी 2017 में पूछा जा चुका है। तो सोचिए दोस्तों इसका आंसर। तो सही आंसर दोस्तों इसका होगा आपका त्रिज्य खंड। याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। देखिए वृत्त का चाप होगा और उसकी जीवा द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा त्रिज्य खंडी तो कहलाएगा ना, समझ के रट्टा मार लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 5xy प्लस 4xz प्लस 5x3 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है आपका ना, 5xy प्लस का 4xz प्लस का 5x3 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो दोस्तों देखिए सभी में कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन ले लेते हैं तो 5y बचेगा प्लस का आपका 4z बचेगा प्लस का आपका 5q बचेगा। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों जो सभी में है। तो दोस्तों हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा x। विकल्प नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बस इतना टिक करना था दोस्तों, आपको 1 अंक मिल जाएगा। ठीक है, ये भी बीटीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बस सिंपल सा आपको कॉमन लेना था। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि किसी घन में शीर्ष होते हैं। किसी घन में शीर्षों की संख्या अगर दोस्तों आपसे पूछी जाए तो क्या आंसर होगा। देखिए शीर्षों की संख्या पूछी जाए तो दोस्तों आपके किसी भी घन में आपके 8 शीर्ष होते हैं। अगर दोस्तों कभी फलकों की संख्या पूछी जाए तो फलकों की संख्या दोस्तों होती है आपकी 6। और दोस्तों अगर आपसे कभी
कोरों की संख्या पूछी जाए तो दोस्तों आपकी कोरों की संख्या होती है 12। ठीक है, 8 6 12 इसको याद रखना है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया था किसी घर में शीर्ष होते हैं, तो दोस्तों आपका शीर्ष क्या हो जाएगा 8। विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इसका, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं। शीर्ष मतलब देखते हैं ना, जब आप ये जुड़ा रहता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपके शीर्ष हो गए, कोरों की संख्या होगी और फलकों की संख्या। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 75 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन साफ साफ बोला गया कि 3/5 से कोई बड़ी परिमेय संख्या कब हो सकती है। सबसे पहले दोस्तों एक काम करते हैं, सभी को हम 100 से गुणा कर देते हैं। फायदा क्या होगा आइए देखते हैं। 5 दूनी 10 0, 20 3 60। मतलब दोस्तों अब ये क्वेश्चन बन गया आपका 60 से बड़ी आपकी परिमेय संख्या, कुछ भी बोले जाए दोस्तों। ठीक है, परिमेय भूल जाए थोड़ी देर के लिए। 60 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? पहला दोस्तों आपको दिया गया है 4/10। ठीक है, इसको भी दोस्तों हम 100 से गुणा कर देते हैं, सबको हम 100 से गुणा करेंगे ना। ये दोस्तों आपका आ गया 40, तो ये तो बड़ी संख्या होगी नहीं, ये तो रॉन्ग आंसर है। -4/10 माइनस में है दोस्तों, तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, ये तो होगा नहीं। अब 6/10, 6/10 का दोस्तों हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कट गया, ये आ गया आपका 60। तो दोस्तों ये देखिए 60 के 60 बराबर आ गया और 7/10। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 7/10 का जब हम 100 से गुणा करेंगे, 7/10 था ना, एक 0 से 0 कटेगा लेकिन 10 सत्ते 70। तो दोस्तों ये 60 से बड़ी संख्या आ गई, तो मतलब आपका जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर डी हो जाएगा 7/10। ये आपकी दोस्तों 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। एक तरीका रहता सिंपल था, किसी संख्या से गुणा करके आप देखिए, हमने देखा कि 100 से गुणा कर दिया दोस्तों, तो ये आपकी संख्या जो परिमेय संख्या थी वो 60 बन गई। 60/1 लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिएगा, सही रहेगा। अगर आप ऐसे ट्राई करेंगे 3/5 करके तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत है, लेकिन स्मार्ट वे, स्मार्ट तरीका, आसानी से दोस्तों आप लोग समझ पाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 76 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका कि x² + x + 1/4 का गुणनखंड है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आज हमने एक पहले भी देखा था। तो ये सिंपल सा आपका a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। दोस्तों ट्राई करिए जरा आप लोग। अगर x ये लिखा है ना x² + x + 1/4, तो कैसे बन रहा है दोस्तों इसको देखते हैं। x² लिख सकते हैं दोस्तों, 1/4 को पहले इधर लिख लेते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a की जगह दोस्तों आपका x ही हो जाएगा, b की जगह 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, तो आपका फिर से x आ जाएगा, इसका स्क्वायर 1/4। मतलब साफ है x + 1/2 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। विकल्प नंबर सी देख रहे होंगे, x + 1/2 का होल स्क्वायर। इसको हम टिक करेंगे और दोस्तों आप लोग पूरे अंक लेकर जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों आप 77 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि 2 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2017 फेज 2 में पूछा जा चुका है, याद रखना 2017 में। ठीक है, तो कैसे होगा आइए देखते हैं। बोला गया 2 + 3 + x करते हैं ना दोस्तों, समांतर माध्य निकालना रहता है। टोटल संख्या दोस्तों कितनी होगी, 1 2 3 का समांतर माध्य आपका 3 दिया गया है, तो आपका x का मान निकालना है। इसको जोड़ लेते 2 3 5 होता है, प्लस आपका x/3 बराबर 3। 3 का 3 से तिरक गुणा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9। 5 + x बराबर आपका आ जाएगा 9। दोस्तों अगर x बराबर वैल्यू निकालें तो 9 - 5 बराबर आपका आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों देखते हैं 4 विकल्प में है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर ए ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, समझ गए दोस्तों कैसे क्या हमने बोला गया था दोस्तों। यदि 2 3 और x का समांतर माध्य 3 है। देखिए समांतर माध्य दोस्तों हमें ये 3 पहले से दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों देखिए ये जो नीचे 3 आया वो कैसे आया, ये 3 संख्या अलग अलग है, इसलिए दोस्तों हमने 3 लिखा। कैसे, पहली संख्या ये थी 2 और तीसरी ये। 200 जितनी संख्या होती है 200 उतना नीचे लिखा जाता है। अगर 4 संख्या होती तो यहाँ 4 लिखते, 5 होती तो 5 लिखते हैं। बस सिंपल सा तरीका अपना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 2/x - 1 + 3/1 - x का मान होगा। कैसे लिखा आइए दोस्तों देखते हैं। पहले 2/x - 1 प्लस का 3/1 - x का मान आपको बताना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सोचिए जरा आप लोग भी, थोड़ा दिमाग लगाइए। एक काम कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रश्न में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोस्तों लिखा 2/x - 1 लिखा है ना दोस्तों। एक काम करेंगे जरा, ये वाला यहाँ पर 3 माइनस का कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
आपका x -1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन ली तो माइनस पहले आ गया। कुछ भी दोस्तों हम चेंजेस नहीं कर रहे, इतना लिखे रहने देते हैं। ये माइनस ऊपर ले जाते हैं इस बार, 2/x-1। ठीक है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा बीच में, 3/x-1। अब दोस्तों दोनों में हर समान है तो दोस्तों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लेते हैं। 2 - 3 हो जाएगा, जोड़ना क्या, घट ही गया। तो माइनस का चिन्ह दोस्तों बड़ा है ना, माइनस का 3 तो घटेगा, तो दोस्तों -1 बचेगा, x-1। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया, -1/x-1। कौन सा विकल्प है, देखिए जरा दोस्तों, विकल्प नंबर डी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। समझ गए ना इसमें क्या किया हमने, कुछ नहीं किया दोस्तों। यहाँ पर जो ये माइनस वाला था ना, यहाँ पर देखिए जरा, माइनस का चिन्ह था, इसको हम कॉमन लिए, इसलिए दोस्तों हमने कॉमन बनाया कि जो आपका हर है ना, यहाँ x-1 था, इधर भी दोस्तों हम चाहते थे कि x-1 हो जाए। जब तक आपका हर समान नहीं होगा तब तक ना उसमें आप जोड़ सकते हैं ना तो उसमें घटा सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 79 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका कि चार समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल अगर 36 है, यदि बाह्य पदों में एक पद 3 है तो दूसरे बाह्य पद होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले आपका 2017 में ही पूछा गया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कैसे ये क्वेश्चन करेंगे आइए देखते हैं। जब दोस्तों दिया गया हमें मध्य पदों का गुणनफल दिया गया दोस्तों 36। देखिए इसका फार्मूला सिंपल सा होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, समानुपात में आपको ये याद रखना है। ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल दोस्तों में 36 दिया गया है, बाह्य पदों का एक पद हमें 3 दिया है, दूसरा पद दोस्तों हम p मान लेते हैं, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। p बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा 36/3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दोस्तों हमारा p का मान आ गया 12, बस ये आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 200 देखते हैं, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। समझ गए, फिर से समझा देते, नहीं समझे हो। अगर दोस्तों कभी ऐसा दिया है x अनुपात y अनुपात समानुपात का चिन्ह p अनुपात q, तो क्या करते हैं दोस्तों, हमने बताया कि आपको बाह्य पदों का गुणनफल बाहर से, अंदर का गुणा अंदर से, तो दोस्तों इसका आंसर होगा yp बराबर आपका xq। क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों कि हमें मध्य पदों का गुणनफल दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, मध्य पदों का मतलब क्या था आपका, y इंटू पी की वैल्यू हमें दी गई है। yp की वैल्यू दोस्तों हमें यहाँ 36 दी गई थी, और दोस्तों बाह्य पदों में एक पद हमें बोला गया 3 है, दूसरा पद हमें नहीं पता, क्यों मान लिया, सॉल्व कर लिया, यहाँ से 12 आ गया। ठीक है, ये था तरीका हमारा करने का। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 3/4 की पावर 2 इंटू 3/4 की पावर 10 भागे 3/4 की घाते 8 का मान आपका है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक रूल लिखते हैं, बॉड मास आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों बॉड मास रूल का रूल क्या होता है, सबसे पहले बी का मतलब ब्रैकेट या कोष्टक, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब होता है दोस्तों आपका भाग या डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई या गुणा हिंदी में। ठीक है दोस्तों, ए से क्या होता है आपका एडिशन या जोड़, या एस से होता है दोस्तों आपका सब्ट्रैक्शन या घटाना। दोस्तों कभी भी आपके पास गुणा भाग जोड़ घटाने के दोस्तों क्रम आपको दिखे तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना होगा, सबसे पहले हम करेंगे भाग, फिर करेंगे गुणा, फिर करेंगे जोड़, और लास्ट में करेंगे घटाना। ये होता है आपका तरीका करने का। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें भाग का चिन्ह दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जरूरी होता है, यहाँ पर जोड़ और घटाने के चिन्ह नहीं दे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको ये तरीका पता होना चाहिए। 3/4 की पावर 2 से दिया गया आपका 2, गुणा का चिन्ह है बीच में, 3/4 की पावर 2 से दिया गया आपका 10, और भाग का चिन्ह है 3/4 की पावर दिया गया है 8। ठीक है, भाग कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 3/4 की पावर 2 जैसे था वैसे लिख लेते हैं, इंटू में 3/4 की पावर 10, ये दोस्तों आ जाएगा बटे में 3/4 की पावर 8। दोस्तों देखिए सेम संख्या लिखी है ना, जब घात ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। 3/4 की पावर 2 इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम है ना 3/4, ये दोस्तों घात थी 10, दोस्तों ये घात ऊपर गई तो 10 में से 8 घट गया, बचा 3 की, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा आप ही लोग बताइए, 2 बचेगा ना। 3/4 की पावर 2 इंटू में 3/4 की घाते 2। ठीक है दोस्तों, बस गुणा कर लीजिए, सेम सेम है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। गुणा में आपकी घाते क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती है, 2 + 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3/4 की घाते 4। अब दोस्तों देखते हैं आंसर किस में दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 × 3 ऐसे लिख लेते हैं 4 बार। ठीक है, बटे में 4 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 27 त्रिक होता है आपका 81, 4 चौके 16 चौके 64, 64 चौके 256,
81/256 दोस्तों देखते हैं क्या विकल्प में है। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में आपको रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि x⁻6 भागे x⁻7 का मान होगा। क्या क्वेश्चन है आपका दोस्तों, x⁻6 अपान में x⁻+−7 का मान होगा। दोस्तों बस सिंपल सा क्वेश्चन है, x⁻6 है ना, जब दोस्तों ये x⁻7 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में चिन्ह आ जाएगा। बस दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, -6 और +7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का 1। ठीक है, x⁻+1 ये आपका होगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो इसको टिक करेंगे और आप लोग अपने पूरे अंक प्राप्त करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बीटीसी 2018 में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, क्या कैसे किया हमने दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए, अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका है, जितना मन करे उतना कमेंट करिए दोस्तों, आप लोग को उसका रिप्लाई अगले वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि x⁻(x²-4) अपान में x+2 का होल स्क्वायर का न्यूनतम रूप होगा। ठीक है भाई, काट पीट के कितना छोटा किया जा सकता है ये पूछा गया है। x² - 4 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना काट सकते हैं आइए देखते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, a² - b² बराबर आपका होता है a + b और आपका होता है a - का b। पढ़ा है ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन में x² लिखा है, 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बस यही से छोटा कर सकते हैं क्वेश्चन को, और कहीं तो कुछ है नहीं। x+2 का होल स्क्वायर। दोस्तों जब हम यहाँ a + b a - b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले x+2, फिर दोस्तों होगा आपका x-2 अपान में x+2 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर देखिए कितनी बार आया, x+2 का 1 बार आया, यहाँ पर दोस्तों 2 बार आया था तो 1 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर एक घात और बचेगी। कितनी घात बचेगी दोस्तों, 1 बचेगी ना। तो आपका जब इसको सिंपल कट पिट कर लेंगे तो दोस्तों x-2 अपान में आपका बचेगा x+2। यही आपका राइट आंसर होगा, इसी को टिक करेंगे। x-2 अपान x+2 कौन सा विकल्प है दोस्तों, देखते हैं। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसको टिक कर लेंगे। ये था दोस्तों हमारा आज का 82 क्वेश्चन नंबर। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 83 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक घन की कोर अगर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन में कोरों की संख्या आपको बतानी है। देखिए दोस्तों, अभी हमने सीट्स वाला क्वेश्चन देखा था जिसमें बताया था घन से हमें दोस्तों मतलब है घन की कोर की लंबाई से हमें मतलब नहीं है। तो दोस्तों हमारा 83 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा, कोरों की संख्या दोस्तों हमने क्या बताई थी अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को, 12। किसी घन में कोरों की संख्या होती है हमारी 12। ठीक है, इसको टिक करेंगे, यही आपका राइट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 84 क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है कि log 169 बेस 13 का मान होगा। इसको कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। log बेस में 13 लिखा है ना, 169 लिखा है यहाँ पर। इसको दोस्तों अगर हम 169 को क्या लिख सकते हैं जरा ये सोचिए। इसको दोस्तों 169 को हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये बेस में 13 है आपका। जब दोस्तों स्क्वायर रहता है तो ये 2 कहाँ आ जाता है दोस्तों, आगे आ जाता है। 2 log 13 बेस 13। देखिए बेस हम नीचे वाले को कहते हैं। अब दोस्तों कभी भी बेस अगर इक्वल है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। 2 गुणे 1, 200 वैल्यू क्या क्या इक्वल हो गई थी हमारी, समान हो गई थी, एक 13 ये एक 13 ये। अगर दोस्तों यहाँ पर log 10 बेस 10 लिखा हो या कोई भी बेस सेम लिखा है तो उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। तो 2 गुणे 1 बराबर आपका 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या है, विकल्प नंबर डी के साथ जाएंगे आप लोग, जहां 2 लिखा है इसी को टिक करेंगे, सही करेंगे और आप लोग 1 अंक अपने प्राप्त कर लेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 85 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। देखिए दोस्तों अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है, सभी बच्चों ने बचपन से पढ़कर आए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज हमने देखे 85 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों 85 क्वेश्चन दोस्तों आज हमने देख लिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सभी प्रश्न समझ में अच्छे से आ गए होंगे। और पेपर की तैयारी के लिए दोस्तों आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत हैं, और आपके अधि लघु उत्तरीय भी यहाँ से कुछ मैनेज हो जाएंगे, लघु उत्तरीय भी मैनेज होंगे। और दोस्तों आपके लिए हमने एक अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय के अलग से वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आपको पूरी देखनी है,
तो आपको डेफिनेटली पेपर में 25 अंक आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना, तो आप लोग दोस्तों हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए दोस्तों आप लोग, अगर आप तक अभी तक आप तक हमारा व्हाट्सएप नंबर ना हो, 8738079216। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पर मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप लोग हमें मैसेज करिए। देखिए दोस्तों, आप लोग के पर्सनली क्वेश्चन के मैसेज का रिप्लाई इस व्हाट्सएप से नहीं होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप लोग सोचिए कि मैसेज करके रिप्लाई पा पाए, तो दोस्तों इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर सेमेस्टर के बच्चे, यूपी टेट, सी टेट के बच्चे हमसे जुड़े हैं। तो दोस्तों आप लोग को जो रिप्लाई होगा फिलहाल वो यूट्यूब पर ही कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों ग्रुपों में शेयर करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।